अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। नावल ब्लडी लव का सीज़न 3 है डार्क लव जगह बाय वहीबा फातिमा का पार्ट 4 को रीड आउट करेंगे। आई होप कि आपने पिछले पार्ट्स को रीड कर लिया होगा। चलें अगले पार्ट की जानिब जाते हैं। खैर, कुछ लोग चाहते हैं कि हम बोलें और कुछ लोग चाहते हैं कि ना भाई आप ना बोलो। नहीं मतलब हम किधर जाएं, ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब दो रास्ते और दोनों पे तो नहीं चल सकते हैं, ऐसा तो हम गिर जाएंगे। हमें समझ नहीं आता तो कमेंट में लड़ने लग जाते हैं कि आपको क्या मसला उनके बोलने से। वो कहती है मेरी डिस्टर्बेंस होती है, ये वो ऐसे। मतलब क्या करें, समझ नहीं आ रहा। खैर आगे नावल पढ़ते हैं, ठीक है। और प्लीज़ बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर करें। अब तो आके सारे जानवर भी बाहर आके परिंदे चरिंद बोलने लग पड़े ना, हमने फिर भी वीडियो नहीं कट करनी, चाहे कुछ भी हो जाए आज। वो दोनों मियाँ बीवी जब इस बात का यकीन कर चुके कि बेटी घर से अपनी दोस्त के घर जाने का बोल कर निकली है तो दोनों कहका लगा कर हंस पड़े। बहुत मासूम बच्ची है मेरी, नसीमा ने सदकेवारी जाने वाले अंदाज में कहा। शेर खान भी मुस्कुरा दिया और जल्दी से मखसूस फ़ोन से एक नंबर मिलाया। तीसरी रिंग पर फ़ोन उठा लिया गया। बोलो शेर खान, मुझे उम्मीद है कि तुमने बिल्कुल ऐसा ही किया होगा जैसे मैंने समझाया था। फ़ोन में से महारानी की शैतानी भारी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। जी, हमने अपनी बेटी को जानबूझकर सब बातें सुना दी हैं। वो अपनी इसी दोस्त से मिलने गई है जिसका नाम और अता पता आप लोगों ने बताया था। मगर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि हमारे बरसों के छुपे राज आप लोगों ने क्यों हुक्म दिया इन्हें आफशां करने का, वो भी इन ऑफिसर्स के सामने। शेर खान परेशान हुआ, उसका भी खास मकसद है। महारानी तंग कर बोली। जी वो तो हो गया है, हमारी बच्ची काफ़ी परेशान हो गई है। अब आगे हुक्म करें, क्या करना है हमें। शेर खान ने किद्दत भरे लहजे में पूछा। आगे तुम्हारी बच्ची इस लड़की से मिलकर इसे सब बता देगी। मुझे 100% यकीन है कि वो लड़की सबसे पहला काम दशाब इंसार को तुम्हारे स्टोर रूम से बाहर निकालने का करेगी। तुम मछली की जगह स्टोर रूम में हमारा आदमी फेंक दो। मुझे उम्मीद है तुमने हमारे आदमी की अच्छे से ट्रेनिंग की होगी और इसे दशाब इंसार से मुतल्लिक हर छोटी से छोटी बात बताई होगी। तो जब वो लड़की नकली दशाब को वहाँ से निकाल कर ले जाए, तुम असली दशाब और अपनी बेटी को यहाँ से गायब करके खुद भी अंडरग्राउंड हो जाना। वो लड़की यही समझेगी कि दशाब की सच्चाई से बताने की सज़ा में तुम लोग अपनी बेटी को लेकर गायब होगे और फिर हमारा आदमी जाने और वह लड़की। दूसरी तरफ इस असली वाले का इलाज मालिया करवा कर तुम लोग माफ़ी तलाफ़ी का नाटक करके अपनी बेटी की नज़र में भी ऊंचे बन जाओगे। इस लड़के की जायदाद की तुम लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। खान शमशान खेल तुम्हें इतना नवाजेगा कि सोच है तुम लोगों की। तुम्हारा काम बस इतना ही है। ठीक है, समझ गया। फिर वो शैतान तदीर आपस में मज़ीद शैतानी मंसूबे बनाते रहे थे। ओह, तो इन्होंने जानबूझ के बताया है। सुबह मोअज़्ज़ा फजर पढ़ने को सोई तो काफ़ी लेट उठी। फिर नाश्ता करने के बाद इसे ख्याल आया ज़रूरी टेस्ट है। बाबा वो इन्हें पुकारती बाहर आ गई। जी बाबा की जान। वो किचन से निकले थे। मुझे मेरी इंग्लिश की बुक नहीं मिल रही। बुक्स रेक में रखी थी मैंने। समी खान ने किचन से आवाज़ दी मगर ध्यानी में वो कोई गड़बड़ कर बैठे थे शायद। वो सुनकर अपने कमरे से सामने वाले कमरे में आई जिसकी अलमारी बुक रेक्स की इस्तेमाल की जाती थी। वो इस कमरे में आई मगर ये देखकर हैरान है कि इस कमरे का पूरा हुलिया ही बदल गया था। हुलिया पढ़ना था, पूरिया पढ़ दिया। वैसे भी कमरे में दाखिल होते एक कलून की खुशबू उसकी सांसों से टकराई थी तो तब भी उसे अजीब लगा था। वो हैरतज़दा सी अब कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। जो सबसे ज़्यादा हैरत की बात थी वो ये कि बेड की साइड ड्रॉ पर इसकी तस्वीर एक छोटे से फ्रेम में जगमगा रही थी। वो गार्डन में बेंच पर बैठी थी शायद। ये तस्वीर कब बनवाई मैंने। इधर कोई अपने लैपटॉप में धड़कते दिल के साथ ये मंजर देखे गया। बाबा, इसने आवाज़ दी। समी खान घबराया सा अंदर आया था। बाबा, इस कमरे में कोई रहता है। इसने आगे बढ़कर ड्रेसिंग अलमारी की पट खोल दिए। समी खान के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी। शायद बड़े पापा आए हैं क्योंकि खुशबू तो इन्हीं की जैसी है इस कमरे में, मगर ये कपड़े इनके नहीं लगते। वो फिर एक मरतबा उलझी। बाबा, ये तस्वीर मैंने कब बनवाई। इसने आगे बढ़कर फ्रेम उठाया। ओ, तो बड़े पापा कोई सरप्राइज देना चाहते हैं मुझे, मगर इन्हें नहीं मालूम कि इनके सरप्राइज का भांडा फूट चुका है। इसका चेहरा चमक गया क्योंकि अक्सर पहले भी पाशा इब्राहिम अचानक आकर और इसके गिफ्ट लाकर इसे हैरान किया करता था। समी खान संजीदगी से इसे देखेगा। अमन ने कहा था वो खुद जब मुनासिब समझेगा इसके सामने आ जाएगा। बुक मिली। समी खान ने इसका ध्यान कमरे से और कमरे वाले से हटाना चाहा मगर अभी इसकी निगाहें बुक रेक्स पर पड़ी। जाए नमाज, तस्बीह और कुरान शरीफ पर थी। बुक रेक्स में कुरान मजीद के मुख्तलिफ ज़बानों की मुतराजम किताबें भी पड़ी थीं।
लो ये सामने रखी है किताब। समीर खान ने इसे मतवज्जा किया और बहाने से इसका बाजू थामे बाहर निकल आए। फलजा ब्लैक पैंट के ऊपर ब्लैक लॉन्ग जैकेट पहने अपनी हैवी बाइक से उतरकर इस पार्क में दाखिल हुई थी जहां आयशा ने इसे बुलाया था। वो मखसूस तेज चाल चलती पार्क में आई और इधर उधर देखा, वो कहीं नहीं थी। आयशा ने कहा था अगर वो वक्त तक ना पहुंच पाए तो फलजा इसका इंतजार करे। वो काफ़ी देर इसका वेट करती रही। तकरीबन आधे घंटे बाद वो इसे तेज़ी से गार्डन में आती दिखाई दी। फलजा ने हाथ हिलाकर इसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। वो भाग कर आई और इसके गले से लगकर फूट फूट कर रो दी। फलजा ने इसकी पीठ रब की। अंदाज़ा तो रात को ही हो चुका था कि कोई बात है जो वो यूँ अपसेट थी। फलजा ने इसे रोने दिया। फलजा यू नो व्हाट, इस सब की वो ज़िम्मेदार हैं, दिशाब की इस हालत के वो ज़िम्मेदार हैं। ये सब उन्होंने किया। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी जो ये समझती रही कि वो लोग दिशाब का इलाज करवा रहे हैं। वो रोती रही। आयशा डिटेल बताओ, कौन लोग, क्या हुआ, मुझे बताओ। फिर आयशा इसे सब बताती चली गई जो इसने सुना सब कुछ। ये सब सुनकर फलजा भी एक मरतबा तो सन्नाटे में आ गई थी। हमें सबसे पहले दिशाब को वहाँ से बाहर निकालना है, फलजा ने इससे कहा। मैं तुमसे यही कहने आई थी फलजा, इसे बचा लो, वो लोग मार डालेंगे इसे, प्लीज़ इसे बचा लो। चचा की वसीयत में यह भी शामिल है कि दिशाब की बीमार होने की सूरत में अगर वो शादीशुदा हो तो इसकी तमाम जायदाद ऑटोमेटिकली इसकी बीवी के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। फलजा, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि वक्ती तौर पर तुम इससे निकाह करो, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाए तो दिशाब के सर से मौत का साया टल जाएगा। हम फिर डंके की चोट पर मेरे पेरेंट्स को इन्हीं की चाल में शिकस्त दे सकते हैं। चलो जी। आयशा बदतमीज लड़की, तुम उल्टे काम ही करना। आयशा फिर रो दी और इससे बहुत बड़ी मदद मांग बैठी। फलजा गड़बड़ाई थी। तो ये निकाह तो तुम्हारे साथ भी हो सकता है ना आयशा। फलजा के कहने पर आयशा तलखी से मुस्कुराई। इससे तो मेरे माँ बाप का काम और भी आसान हो जाएगा, जायदाद भी हाथ लग जाएगी और दिशाब को रास्ते से हटाने में भी बहुत आसानी होगी। मैं बहुत बुज़दिल हूँ फलजा, काश इसकी हिफाजत कर सकती। वो भीखे लहजे में बोली थी। ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। अगर दिशाब की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए टेम्परेरी तौर पर ये करना नागुरेज हुआ तो मैं ये भी कर गुजरूंगी, बल्कि अपने डैड से मशवरा करके तुम्हें मैसेज कर दूंगी। मेरे होते हुए दिशाब को कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारे पेरेंट्स को इनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अब घर जाओ, नॉर्मल बिहेव करो। आज रात मैं इसे वहाँ से बाहर निकाल लाऊंगी, मुझ पर भरोसा रखो, राइट। फलजा ने इसकी पीठ रब करते इसे भरपूर तसल्ली दी। आयशा एक मरतबा फिर फलजा के गले लगी। मैं चलती हूँ। आयशा ने इसे बाय किया और फिर तेज़ी से पार्क से निकल गई। फलजा इत्मीनान से अपनी बाइक तक आई थी। अलीज़ा, जिसका ताल्लुक फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट से था, अपने डैड ईशान के साथ वो फार्मेसी की चेकिंग में मसरूफ़ थी। जब फ़ोन रिंग हुआ, इसकी बदकिस्मती थी शायद कि वो बिना देखे अपने डैड के सामने फ़ोन यस करके कान को लगा बैठी थी। यस डॉक्टर अलीज़ा स्पीकिंग। हूँ? आपका निंजा थोड़ी हूँ, कोई ऐसी निंजा तकनीक बता दें मिसिस कि मैं किस और हक बोलूँ और आपको हो जाए। अलीज़ा ने भुचक्का सा होकर फ़ोन को घूरा। ईशान इसकी जन्म देख रहा था। इसे फ़ोन कान को लगाना पड़ा। प्लीज़ बताइए क्या तकलीफ़ है आपको, मैं मेडिसिन लिख देती हूँ। तकलीफ़ है आपको? मुअत्तल मकान लहजे को हमवार करके बोली। हाय अल्लाह, कहाँ फंस गया डॉक्टरनी के चक्कर में। मैं फीलिंग बताता हूँ, वो मेडिसिन लिख देती है। खिजर ने दांतों तले लब दबा कर कहा था। सर आपकी प्रॉब्लम क्या है आखिर? वो दांत पीस कर बोली थी। बीमार हूँ, डॉक्टर अमन आर्यान ने आपसे बात करने की कमी बताई है, वो दांत निकालते बोला था। ईशान तब नर्स के बुलाने पर इमरजेंसी चला गया। खिजर, जबरान कबीर, अगर नहीं चाहते कि मैं फ़ोन में घुसकर तुम्हारा मुँह तोड़ दूँ तो शराफत से फ़ोन रख दो। अब वो घुराई थी। खिजर मुस्कुराया। शेर पढ़कर इसे मज़ीद सुलगाया। वक्त अफ्तार जो होंठों से लगे, ऐसे पानी से भी अजीज़ हो तुम। वो 5 साल पहले तुमने मुझसे निकाह करके बहुत बड़ी गलती की थी खिजर जबरान कबीर। यकीन करो, तुम्हें इस रिश्ते से कोई खुशी हासिल नहीं होने वाली है, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए रत्ती बराबर भी कोई गुंजाइश नहीं है। वो बेबसी से अपने लब कुचल कर बोली थी। माना गलती हुई, हमसे इश्क किया है, नसीहत छोड़िए, साथ दीजिए, दुआ कीजिए। खिजर के अल्फाज महब से थे। वो फ़ोन रख चुका था, मगर वो अपनी जगह पर जैसे पत्थर की हो गई थी। अभी तो दिल की क़यादत में पाँव निकले हैं, तलाशे इश्क रुके तो कहीं क़याम करूं। फ़कीर इश्क हूँ, कशकूल दिल में हसरत है, गदागरी का महसल भी तेरे नाम करूं। मेरे जुनून को सहरा ही झेल सकता है, कहीं जो शहर में निकलूं तो कत्लेआम करूं। अर्शन लाल अंगारा आंखों पर बाजू रखे इस पलंग पर नींद रहा था। वो इसकी आंखों के सामने इससे फिर से दूर चली गई थी और वह तमाशा देखता रह गया, और ये बात इसे चैन ही लेने दे रही थी। वह इसकी जानिब लपका था। अगर पिंकी और मुन्नी से ना दबोचते तो अर्शन महाबीर कुछ कर बैठता। वो दुश्मन जो अपनी जानिब मुतवज्जा कर बैठता,
दुश्मन को। वो कैसे वापस आया था ये तो वही जानता था। अपने कंधे पर एक क्लिम्स महसूस हुआ तो अर्शन ने वहशत भरी निगाहों से बाजू उठा कर देखा। कॉफ़ी ब्रो। अहान ने कॉफ़ी का मग इसे थमाया। थैंक्स, इसने आहिस्तगी से कहकर मग थाम लिया। जहाँ इतने बरस इतना इंतजार किया है वहाँ कुछ दिन और सही। अहान ने इसे तसल्ली देना चाहिए। वो फीका सा मुस्कुराया था। और तुम खुद इतने बरसों बाद देखकर सब्र नहीं हुआ, दुश्मन की बेटी को घर ही उठा लाए। और तुम तो मारने गए थे ना इसे, तो क्या हुआ? तुमने जानबूझकर इसके पहलू में सिर्फ स्किन में गोलियां चलाई। तुम जानते थे वो जो कोई भी है बच जाएगी, इसे कुछ नहीं होगा। तुम बस हशमत राव को इस तकलीफ का एहसास दिलाना चाहते थे कि वो जान सके कि औलाद का गम क्या होता है। तुम बस वहाँ अपना गम और गुस्सा निकाल कर वापिस आने वाले थे, मगर इसे देखकर तुम इसे अपने साथ उठा लाए। क्यों अहान? अर्शद ने कहा तो अहान महार खान ने पहलू बदला। ऐसा कुछ नहीं भाई, मेरी अब भी वही टेंशन है कि इसकी बेटी के लिए दुश्मन को पल पल तड़पाऊं, ताकि इसे एहसास हो कि दूसरों की औलाद के साथ बुरा करने का अंजाम अपनी औलाद से दूर होना भी हो सकता है। अहान ने किसी और जानिब देखते कहा, रियली? तुम जब से इसे लेकर सीक्रेट हॉस्पिटल पहुंचे तो मैंने किसी को अशान पापा को कहते सुना था कि वो कुछ भी करे वो इसे बचा ले, और जब तक तुम लौटते नहीं इसकी कोई झलक भी ना देख पाए। तुमने इसका ख्याल रखने की भी ताकीद की थी छोटे बाबा को। तुम जब इसे लाए तो ड्राइविंग के दौरान शायद रोए थे, और तुम्हें पता है अहान कि एक जलाद को दुनिया की कौन सी ताकत रुला सकती है? अर्शन की बात पर अहान गिड़बड़ाया था। आपसे तो बात करना ही फजूल है। वो झुंझलाया और अपना मग लेकर वहां से उठकर चला गया। जब कोई जवाब नहीं ना मिलता तो ऐसे ही करते हैं, अक्सर हमारी मदर भी ऐसे ही करती हैं। अपनी सारा कुछ सुना देना। जब हमने बोलने लगना, मैंने कहा ना बस करो, तुम बस कर, तू जा, मैंने गल ना करी बस। अमर और खिजर दरगाह से मुल्हका हुजरे की सिक्योरिटी सिस्टम देख हैरान हो रहे थे। अब जाहिर है दुश्मनों जलादों को इसका अता पता बताया था तो अपनी सिक्योरिटी सिस्टम पर घमंड करके ही बताया था। पिंकी और मुन्नी लोग वापस लौट चुके थे क्योंकि इनका काम पूरा हो चुका था। अगर वो ज़्यादा लोग यहाँ रुकते तो लोगों की निगाहों में आ जाते। फिर अमन ने अर्शन को पूरी तरह समझाया कि इसे क्या करना है और पूरी तरह इसका गेटअप भी बदल दिया। आज खिजर और अर्शन वहाँ पर जाने वाले थे। अहान और अमन इन्हें कवर करना था। वो दरगाह की रिहाइश की तरफ बने सबसे बड़े हुजरे की बैरूनी दीवार के पास खड़ा था। एयरपोर्ट में इसे इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी। हुजरे के 12 दरवाजे हैं जो कि इस वक्त बंद हैं। जो अब इस वक्त अंदर हैं वो बाहर नहीं निकल सकते और कोई गैर मुतल्लिका शख्स का अंदर जाना तकरीबन नामुमकिन है। हुजरे के हर दरवाजे में माइक्रोसॉफ्ट चिप फिट की गई है जो इस कदर एहसास है कि इंसानी बॉडी के टेम्परेचर को फ़ौरन कैच कर सकती है। अलार्म बजेगा, वहाँ मौजूद गार्ड्स बाहर निकलेंगे और बगैर देखे कि सामने कौन है अंधाधुंध फायरिंग कर देंगे। फिर अभी यार सॉफ्टवेयर क्रैश करो या मीडिया ब्रेकडाउन, तुम किस मर्ज की दुआ हो अमन आर्यन पाशा? अर्शन महाबीर ने झुंझला कर कहा था, जो इस वक्त मुकम्मल एक पठान देहाती की शक्ल में वहाँ बाजार अपनी साइकिल की चेन ठीक कर रहा था। इस चिप के सिग्नल्स मुकम्मल तौर पर कोड में हैं, इसको हैक करना नामुमकिन है। अमन ने संजीदगी से कहा था, मगर सामने अर्शन था जो आज जुनून की जाने कौन सी इंतहा पर खड़ा था। आज दुनिया की कोई ताकत मुझे इस तक पहुंचने से नहीं रोक सकती अमन, अर्शन ने सरसराते लहजे में कहा था। फिर सिर्फ दरगाह के अंदर जाकर दिखा दे, इससे आगे मैं संभाल लूंगा। अमन की आवाज़ एयरपोर्ट से उभरी थी। अर्शन खड़ा हुआ, चेहरे पर मायनी खेज मुस्कुराहट थी और सामने खड़े खिजर की जानिब देखा। क्या देखे यहाँ अंदर कोई नहीं जा सकता इस वक्त, कोई भी नहीं भाई, काश मैं आपकी कुछ मदद कर सकता। खिजर ने अपना पहलू बचाना चाहा था और गुस्से से इस खबटी को घूरा। फिक्र मत करो, तुम ही अंदर लेकर जाओगे, अर्शन ने इत्मीनान से कहा। खिजर ठिठक गया। क्या मतलब भाई? आबरू चुकाया। अर्शन के एक जोरदार मुक्के से वह बेहोश होकर जमीन बोस हुआ था। अर्शन ने इसे कंधे पर लादा। अरे कोई है, कोई तो मदद करो, मेरे भाई को चुड़ैल चिमट गई है। खुद भी चिमट गया ऐसे और गश पर गश पड़ रहे हैं। जनाना आवाज़ें निकाल रहा है। अर्शन की दहाइयाँ आसमान छूने लगी। वो दरगाह के सामने शोर मचाता चला आया था। वहाँ मौजूद पहरेदारों ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया कि ऐसे मरीज किसी भी वक्त अंदर जा सकते थे। मुजावर इसे लेकर अंदर गए। ये पता नहीं कौन होते हैं। इन्हें दरगाह के मर्दान खाने में पहुँचा दिया गया, जहाँ खान जवार खेल पीर की गद्दी पर शान से भरा जवान था। अर्शन ने जानबूझकर अकीदत से इसके हाथ और पगड़ी का बोसा लिया। मरीज को यहीं छोड़कर तुम मेहमान सराय में आराम करो, उन्होंने हुक्म दिया तो अर्शन वहां से निकल आया। मेहमान सराय आकर वाशरूम जाने के बहाने इनकी निगाहों से ओझल हुआ था। अर्शन हुजरे के अंदर दाखिल हुआ था। सबसे नजर बचाकर अमन की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता वो दरवाजों की चिप पर मकनातीस रख इनका सॉफ्टवेयर उड़ाता चला गया। नूर गुसल करके बाहर आई थी जब बैरूनी दरवाजे से अपनी खास खात्मा की चीखों पुकार की आवाज़ सुनाई थी। कौन हो तुम? यहाँ कोई मर्द अंदर दाखिल नहीं हो सकता, आप चले जाओ यहाँ से, जाओ। वह पूरा जोर लगाकर चलाई थी और नूर के चेहरे पर यह सुनकर हवाइयाँ उड़ी थी। खात्मा की आवाज़ आना बंद हो गई थी।
शायद इसे मार दिया गया था। नून ने लपक चादर उठाकर उड़ी थी। कोई होजड़े के अंदर दाखिल हुआ था। नून ने इसके देखने से पहले अपने चेहरे पर नकाब की सूरत हाथ में चादर भरकर नाक तक रखी थी। कौन है आप और आपकी जरूरत कैसे हुई होजड़े के अंदर आने की? हम कह रहे हैं रुक जाइए इधर ही। मीठी सुरीली आवाज़ गम और गुस्से से भरी भी यूं महसूस हो रहा था जैसे फूल निछावर कर रही है। अर्शन इसके रूबरू था और बरसों बाद बेकरार दिल को करार आ रहा था। सफ़ेद ढीले डाले से शलवार कमीज में बेतरतीब सी चादर लिए भीगी कमर से नीचे पानी टपकाती सुनहरी जुल्फें। वो इसकी सबज सहमी आंखों में देखता कदम कदम आगे बढ़ा था। तो फाइनली अर्शन को भी वो मिल गई। क्या नाम था उसका? दिया। वो ठीक इसके सामने खड़ा इसकी गहरी झील सी सब्ज आंखों में देख रहा था और वो सहम कर अब दीवार से लगी हुई थी। अर्शन का दिल किया इसे सीने में पींच ले, मगर इसकी सहमी हिरनी सी आंखें इसे ऐसा करने से रोक रही थी। और इस मजबूरी की वजह से अर्शन के दिल में क्या क्या तूफान उठ रहे थे ये तो वही जानता था। सामने खड़ा नाजुक वजूद वो था जो ना होते हुए भी बरसों इसे खुद में सांस लेता महसूस होता था। इसकी रगों में खून बनकर दौड़ता था। आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है। कौन है आप? वो सरता पार लड़स रही थी। तुम्हारा बदकिस्मत शोहर हूँ दिया, जिसके निकाह में आने के अगले दिन ही तुम्हें मुझसे छीन लिया गया। वो सुकून से इसके इर्द गिर्द दीवार पर हाथ रखे भीगे से लहजे में से अपनी बदकिस्मती की दास्तान सुना रहा था। चले जाए यहाँ से, वो बामुश्किल ही बोल पाई थी। चला जाऊंगा मगर अपनी बीवी अपने साथ लेकर। आपको गलतफहमी हुई है, हम वो नहीं है जिसे आप शट अप दिया अर्शन महावीर, नहीं तो गद्दी में से जबान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। अर्शन वो काम तो कर ही नहीं रहा था जिसके लिए दिल में तूफान उठ रहे थे, इसीलिए गुस्से से पागल होता। इसके माथे की रगें फूल चुकी थी। तब खुद पर से इख्तियार खोते इसने बेकरार होकर इसके गद्दाज बाजू अपने हाथों की शिद्दत भरी गिरफ्त में लिए थे। वो फटी फटी निगाहों से इसे देखेगी। वो पूरी तरह लट्ठी की तरह सफ़ेद पड़ चुकी थी। अर्शन ने इसके नाक पर एक रुमाल रखा था। वो होशो खुद से बेगाना होकर इसकी बाहों में झूल गई। अर्शन ने इसे पूरी शिद्दत से अपने सीने में पीछा था। तभी एयरपोर्ट में से अमन की घबराई हुई आवाज़ गूंजी तो वो बुरी तरह चौंका। भाई दुश्मन को जाने कैसे पर पता चल गया। वो बहुत बड़ी तादाद में दरगाह को घेरे में लेकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। आप ही को फिलहाल छोड़ें इधर ही। वो निकले वहाँ से। अमन घबराती हुई आवाज़ में चिल्लाया था। नामुमकिन अमन, मैं किसी कीमत पर भी अभी से यहाँ नहीं छोड़ूंगा। अर्शन भी चिल्लाया था। भाई खिजर की जान खतरे में है, इस सराय में फायरिंग हो रही है। वो दिया आप ही को तो कुछ नहीं कर सकते मगर खिजर को ज़रूर जान से मार देंगे। अमन की आवाज़ जैसे किसी खाई से आई थी। वो बाहर से चीखो पुकार और फायरिंग की आवाज़ आने लगी। अमन ने अपनी वहशत भरी लालंगारा आंखों से अपनी बाहों में मौजूद अपनी ज़िंदगी को देखते बुरी तरह लब कुचले। आंख से आंसू फिसल कर इस जालिम लड़की के सुनहरी बालों में जज़ब हुआ। तो क्या ये इसे इधर ही छोड़ के चला जाएगा? वो नरमी से इसे बेड पर लटाकर आस्तीन से अपनी आंखें साफ करता तेजी से बाहर निकला था। ओ फल्ला, बेचारा एक बार फिर ये दूसरी बार था। वो बिजली की सी तेजी से वहाँ गार्ड्स की लाशें बिछाता खिजर तक पहुँचा था जो कि नढाल सा था। खिजर, तुम्हें गोली लगी है, अर्शन चिल्लाया। अहान और अमन बाहर से फायरिंग करते अंदर दाखिल हो चुके थे। उन्होंने चेहरों पर मखसूस मास्क पहने थे। फिर दरगाह में धुएं के मरगूले उठे जो कि टीयर्स गैस थी। वो इन्हें धुएं के मरगूलों के दरमियान से वहाँ से निकलते चले गए। वो इस फैक्ट्री के बेसमेंट में वापस आ चुके थे। खिजर लहूलहान कमर लिए ऊंधा लेटा था और अमन के हाथ तेजी से चल रहे थे। गोली कमर को छूकर गुजरी थी। तभी चुपचाप अर्शन और अहान लहू छलकाते चेहरे लिए वहाँ खड़े थे। अर्शन का फ़ोन बार बार रिंग हो रहा था जिसे वो इग्नोर कर रहा था, मगर जब फ़ोन मुसलसल रिंग होता रहा तो अहान ने इसके कंधे पर दबाव डालकर इसे फ़ोन रिसीव करने को कहा था। वो फ़ोन लेकर अपने कमरे में गया था। फ़ोन रिसीव करके कान को लगाया। अर्शन, तुम ठीक तो हो? इट्स ओके यार, एक दफ़ा की नाकामी कभी भी एग्जीक्यूशनर्स के हौसले पस्त नहीं कर सकती। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि खिजर जख्मी हुआ है, ज़्यादा तो नहीं लगी से। एयरपीस में से महाबीर आसम हफीज़ की आवाज़ गूंजी। जवाब में वो कुछ बोल नहीं पाया था। बेड पर दिल और रूह से नढाल वो ऊंधे मुँह गिरा था। आग लगा देते हैं वो आंसू जो आंखों से नहीं छलकते मगर भड़कता लावा बनकर दिलो जान को घायल ज़रूर कर देते हैं। अर्शन, महाबीर ने इसे पुकारा। अर्शन, तुम रो रहे हो? महाबीर को धचका सा लगा था। बरसों से बेटे की वहशतों तन्हाइयों का तो पूरा वाइट पैलेस गवाह था। अब फिर ऐसा क्या हुआ था कि वह टूट कर रेजा रेजा हो रहा था? अर्शन, डैड कितना बर्दाश्त करूं? अब बस हो चुकी है मेरी, अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और जानते हैं इसने मुझसे क्या कहा? वो मुझसे पूछ रही थी कि कौन है आप। वो मेरी दस्तरस में मेरे करीब आकर फिर मुझसे दूर हो गई। डैड, मैं क्या करूं? मुझे सुकून नहीं आ रहा। वो माही भी आपकी तरह तड़प रहा था। अर्शन, महाबीर ने पहलू बदला। वेट, हम आ रहे हैं। हमारे आने से पहले अब कोई पेशरफत नहीं करोगे तुम लोग। ये बोलकर महाबीर ने फ़ोन रखा था। अर्शन ने फ़ोन रखा और अपनी कनपट्टियाँ सहलाने लगा। दरगुरु
दरदरों में खून बनकर बहने लगा था। बाहिर अमन ने खिजर के जख्म महारत से स्टिच करके ड्रेसिंग कर दी थी। चंद घंटों में ही वो आराम करके उठ खड़ा हुआ। अमन ने इसे मना किया मगर वो अर्शन के पास चलाया था। वो वहशत भरा चेहरा लिए अपने कमरे में सोफे पर बैठा था। भाई क्यों किया आपने ऐसा? खिजर काफ़ी नाराज था। तभी रोहान सा हुआ। इसकी टूटी बिखरी हालत से अपना आप मुजरिम सा लगने लगा था। इसके साथ ही हान और अमन कमरे में दाखिल हुए। जाने दो यार, अभी शायद मेरे ज़ब्त को मजीद आजमाया जा रहा है। वो फीकी सी मुस्कुराहट लिए बोला मगर इस मुस्कुराहट ने इसकी आंखों का साथ हरगिज़ नहीं दिया था। डैड लोग आ रहे हैं यहाँ, अर्शन ने बताया। बड़े पापा लोग भी? अहान ने पूछा। अमन ने पहलू बदला। हाँ शायद। वो तीनों इसके पास ही बैठकर इसका ध्यान बटाने की नाकाम से कोशिश करने लगे थे। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। 400 गहरा सन्नाटा और तारीखी थी। वो हेला शेरवाला की पिछली दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुआ था। उन्होंने यहाँ आने से पहले सारी सिक्योरिटी चेक की थी। सिर्फ सामने वाले गेट पर वो गार्ड्स मौजूद थे। घर की पिछली जानिब कोई गेट या दरवाज़ा था ही नहीं। तभी पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। वो अब अंधेरे में पौधों की ऊँट में घर की जानिब बढ़ रहे थे। फलजा ने अपने डैड माहिर खान को ओके का सिग्नल दिया था। स्टोर रूम की चाबी इसकी पॉकेट में थी जो कि आयशा ने इसे दी थी और आयशा ने कहा था कि वो अपने मामा बाबा को खाने में स्लीपिंग पिल दे देगी तो इनकी जानिब से भी कोई परेशानी नहीं होगी। वो भी एहतियातन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। वो दबे कदमों आगे बढ़े। आयशा ने ही बताया था कि स्टोर रूम के आसपास कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं है मगर फिर भी वो पूरी तरह चेकिंग करके ही यहाँ आए थे। स्टोर रूम के दरवाजे तक पहुंचकर वो रुके थे। फलजा ने लॉक खोला। माहिर खान ने इसे अंदर जाने का इशारा किया कि अगर अंदर मौजूद दशाब जाग रहा हुआ तो अनजान शख्स को अपने सामने देखकर पैनिक ना हो जाए। कि फलजा को तो फिर भी वो जानता ही था। फलजा अंदर दाखिल हुई। एक छोटे से पलंग पर वो बैठा एक धागे से जाने क्या क्या चीज़ें बना रहा था। आहट पर दरवाजे की जानिब देखा। फलजा ने जल्दी से अपना मास्क रिमूव किया। कौन है वहाँ? दाशु, इट्स मी, तुम्हारी फ्रेंड फलजा। फलजा ने नरमी से कहा। इसे वो बहुत बीमार और कमज़ोर सा लग रहा था। फलजा को बेहद अफसोस हुआ मगर वो मुंह बसोड़ गया। मैं नाराज़ हूँ फालसा से। आई डोंट वांट टॉक टू यू। एक तो बड़े पापा और बड़ी माँ ने मुझे यहाँ बंद किया हुआ है और मुझे बहुत परेशान करते हैं, मारते हैं, डांटते हैं। मेरा कोई फ्रेंड नहीं, आशी भी नहीं आई। दाशु को खाना भी नहीं दिया किसी ने। आई हेट ऑल ऑफ यू। यू नो व्हाट फालसा, मुझे भूख लगी है तो नींद भी नहीं आ रही। इसकी आवाज़ और लहजे में बेबसी, करब और दुख था। कुछ रोने वाली शक्ल बनाई हुई थी। फलजा का दिल कट कर रह गया। मैं तुम्हारी फ्रेंड, तुम्हें यहाँ से निकालने ही आई हूँ। दाशु प्लीज़ कम विद मी। फिर कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, तुम्हें हर वो चीज़ देगी जो तुम्हें चाहिए होगी, चॉकलेट भी, आई प्रॉमिस। फलजा ने मुस्कुरा कर कहते इसके आगे अपना हाथ बढ़ाया जो कि इसने थोड़ी सी तक दो के बाद थाम भी लिया। सच्ची मुच्ची, फलजा ने इत्मीनान से कहा। मत जाना, सॉरी मत लेके जाना फलजा प्लीज़। ये दाशु नहीं है, वो उन लोगों की चाल है। अब हम यहाँ से मेरे दूसरे फ्रेंड के साथ बड़े पापा और बड़ी मम्मा से छुपकर भाग जाएंगे, राइट? फिर पूरी तरह प्रोटेक्ट होकर इनके सामने आएंगे। फिर वो दाशु को कुछ नहीं कह पाएंगे, राइट? फलजा ने तस्दीक चाही। इसने इस बात में सर हिलाया। वो इसलिए चुपके से बाहर निकली। फलजा ने अपने डैड को ओके का सिग्नल दिया। माहिर खान ने कवर किया और इन दोनों ने इसे दीवार फलांगने में मदद की। वो इसे वहाँ से निकलने में कामयाब रहे। वो इसीलिए इब्राहिम हाउस आए थे। सबसे पहले इसे फलजा ने खाना खिलाया था और खाना खाकर ऐसा नींद में डूबा के जल्द गहरी नींद सो गया। प्रिंसेस, मुझे निकलना होगा। तुम इसका ख्याल रखना और इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो बिन पड़े कर गुजरना। मेरी परमिशन है तुम्हें। मुझे अफसोस है कि ये तुम्हारा बचपन का दोस्त है और हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए और इसके इन सो कॉल्ड रिश्तेदारों का मुंह बंद करके इसके सही से इलाज के लिए अगर वक्ती तौर पर कुछ भी करना पड़े तो कर लेना, ओके? यस डैड, आप फिक्र मत करें, आई विल हैंडल ऑल दिस। मन के गले लगी। माहर ने इसकी कनपट्टी पर प्यार किया। डैड, अलीज़े भी जा रही है आप लोगों के साथ? यस, चाहे जितनी मर्जी कठोर बन जाए। है तो वही लीज़ा जो बचपन में खिजर की एक पुकार की मुंतज़िर रहती थी, अब भी किसी और चीज़ का बहाना बनाकर साथ जा रही है। मगर सच तो यह है कि जब से खिजर के ज़ख्मी होने की खबर मिली है तब से बेचैन है। इसे आज तक अपनी ही फीलिंग से समझ नहीं आई कि वो चाहती क्या है। माहर मुस्कुराया था। फलजा ने अफसोस से सर हिलाया। माहिर खान चला गया। वो बेड के करीब आई और इसके ऊपर अच्छे से कंफर्टर फैलाया। वैसे इस सारे हीरो में से आपका कौन सा फेवरेट है? हमने थोड़ा सा आगे से भी रीड किया है तो हमारा फेवरेट ये दशाब है। मतलब ना इसका स्टाइल हमें अच्छा लगा था, रूडनेस वगैरह। सीज़न 1 में हमें सोहम खान पसंद था। सीज़न 2 में उसका बेटा माहिर खान। ये तो सीज़न 3 में हान खान। सॉरी, आगे बढ़ते हैं।
वो इत्मीनान के साथ साथ वाले कमरे में गई थी और फिर जल्द ही पुरसुकून होकर गहरी नींद सो गई। रात 3 दहाई से भी ज़्यादा गुजरकर जब वो ज़्यादा गहरी हुई तो एक स्याह वेला अपनी नींदी आंखों से इस पूरे घर का जायजा लेने में मसरूफ था। तब वो अपने साथ वाले कमरे को बड़ी महारत से अनलॉक करता इसमें दाखिल हुआ था। वो धीमे कदमों से चलता बेड के करीब आया था। जो वजूद बेड पर इस वक्त गहरी नींद में था, जागते में तो पूरी आफत की पुड़िया थी, लेकिन अब वो इसकी नीली आंखों वाले को एक छोटी सी नाजुक सी गुड़िया ही लगी थी जो अजीब बेढंगे तरीके से सोई हुई थी। इसका एक बाजू बेड से नीचे लटक रहा था, सुनहरी बाल बेड पर बिखरे हुए थे। वह जमीन पर खामोशी से बैठा बगौर फिल्जा का चेहरा देखने में मशरूफ था। वह जागते हुए जितनी झांसी की रानी थी तो सोते हुए इतनी नाजुक कैसे लग सकती थी। सफेद बेदाग रंगत और जिस चीज ने इसे बुरी तरह अपनी तरफ जाने मुतवज्जा किया था वो थे इसके गुलाबी भरे भरे नाजुक कदास लब। इस एवली ने अपनी दाएं हाथ की शहादत की उंगली इसके निचले होंठ पर हल्का सा दबाव डाला था। इससे यूं लगा जैसे इसने किसी मखमल को छुआ हो। अब वो इत्मीनान से वहां बैठा इसका मोबाइल चेक कर रहा था। इसके फिंगरप्रिंट्स की वजह से वो बासानी फ़ोन अनलॉक कर चुका था। तभी अब इत्मीनान से बैठा फ़ोन का एक एक फंक्शन चेक कर रहा था, मगर ये मेहनत बेकार गई थी। फ़ोन में इसे कुछ भी गैर मामूली नहीं मिला, बस नंबर थे जिन्हें वो अपने फ़ोन में सेव करता गया। मगर वो जानता था इन्हें भी सेव करना बेकार है, क्योंकि वो ऐसे प्राइवेट नंबर हैं जिन पर कोई ख़ास कोड लगे हैं, जिनको हैक करना या तोड़ना इसके बस की बात नहीं। वो अपना काम करके बड़ी देर में वहाँ से उठा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने धीमे से दरवाज़ा खोला। मोजा को फिर खुशगवार हैरत हुई थी, क्योंकि सामने इसकी छोटी सी दोस्त फिर से सुर्ख गुलाबों का बड़ा सा बुके लिए खड़ी थी। आज तीसरा दिन था। बच्चों की जानिब से बार बार ये फूल दिए जा रहे थे। वाओ, ये फिर कहाँ से मिले? गार्ड अंकल ने दिए कि आपको दे दूं? रिदा ने समझदारी से बताया। मोजा को तजस्सुस तो हुआ, मगर अब कौन बाहर निकलता और अंकल से पूछता कि ये किसने भेजे हैं। वो रिदा के साथ बातें करती इस बुके को अपने कमरे में लाई थी। पूरा घर फूलों और इनकी खुशबुओं से जैसे भर सा गया था। वो भी एक धीमी मुस्कुराहट से वो फूल लाउंज के वास में लगा रही थी। अमन आर्यन पाशा ने अपने लैपटॉप में वो धीमी सी मुस्कुराहट देख अपने दिलो रूह में सुकून उतरता महसूस किया था। तभी सुकून से आंखें मूंद ली। आई होगी किसी को हिजर में मौत, मुझको तो नींद भी नहीं आती। इस मासूम सी जान के इश्क ने अमन के दिल का खून निचोड़ कर रख दिया था। इसने धीमे से अपने हाथों की उंगलियों की पोरों से लैपटॉप की स्क्रीन को छुआ था। अमन ने फौरन हाथ पीछे उठाकर अपने लब बुरी तरह कुचले। तभी अपने पीछे हाथ पर अमन ने आंखें खोली थी। अर्शन ने इसके कंधे पर हाथ रखा और एक निगाह लैपटॉप में मौजूद इस कमजोर से वजूद को देखा। अमन ने धीमे से लैपटॉप बंद कर दिया। सब ठीक हो जाएगा अमन, ये कहते अर्शन को अपनी खुद की आवाज़ अजनबी सी लगी। भाई, आप जानते हैं वो मुझसे, मेरे वजूद से कितनी नफरत करती है। अमन ने धीमे से अपना करब बयान किया था। मुझे यकीन है एक ना एक दिन तुम्हारे इश्क के सामने इसकी नफरत को घुटने टेकने पड़ जाएंगे। अर्शन ने बचपन की आदत के मुताबिक माथे से इसके बाल बिखराए, मगर आज माथे पर वो निशान देख अर्शन गहरा मुस्कुराया था। खिजर, अहान, अर्शन जो पहले कोई नमाज अदा करते थे, अब अमन के साथ 5 वक्त की नमाज अदा कर रहे थे। रात को भी इसके कमरे से तिलावत की आवाज़ आती, जिसे सुनकर इतना सुकून मिलता कि जल्द ही बहुत मीठी नींद आ जाती थी। इन्हें भी अब पता चला था कि वो हाफ से कुरान है। जैसे आपकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, बिल्कुल वैसे ही भाई मुझे लगता है कि मेरी भी बस हो चुकी है। वो अपना सर हाथों में लेकर टेबल पर झुका था। अर्शन ने इसकी कमर सहलाई। हम वापस जाते हैं, समय अंकल से रुखसती लेंगे। अर्शन का लहजा हतमी था। वो जल्दी से अपनी चीज़ें समेट रही थी। रात को इसका ख्याल रखने और उसके पास रहने की ड्यूटी अलीज़े की ही थी, मगर अब इसे निकलना था, इसलिए यहाँ किसी और की ड्यूटी लगाकर वो जाने लगी थी। बेड पर पड़े वजूद में जिनबिश हुई थी। वो आज 3 दिन के बाद सावरी शाह की आंखें इस पूरे इसरार से कमरे में खुली थी। वो काफ़ी देर खाली और जहनी के साथ पड़ी कमरे की छत को घूरती रही। फिर इसे सब याद आता चला गया। इसकी शादी हो रही थी और इस शादी से नाखुश अज़ियत की इंतहा से वो एक एक पल में कई की मौत मरी थी। फिर सब हाल में मौजूद थे। खान शमशान खेल के हुक्म पर वो निकाह से पहले इसके हाथ में दम की अंगूठी पहनाने वाला था। फिर सामने कदावर शीशों में इसने अपने पीछे नकाब में वो सबज आंखें बड़ी बेयकीनी से देखी थी, और फिर इस शख्स ने इस पर फायर कर दिया। असावरी शाह बेचैन होकर बिस्तर से उठ बैठी। अलीज़ा ने इत्मीनान से पीछे मुड़कर देखा, और असावरी शाह अपने सामने अलीज़ा शान को देखने सिरे से हैरान नहीं थी। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो अभी कुछ ठीक हुई थी, इसीलिए लहजा कपकपा गया। अलीज़ा ने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। अलीज़ा, मैं कुछ पूछ रही हूँ, वो झंझला कर बोली और कुछ याद आने पर बेतहाशा चौंकी। अलीज़ा, वो हाँ था ना जिसने मुझ पर गोली? गम और गुस्से की इंतहा से इसने अपने लब काटे। अगर मुझे मार डालना चाहते थे तो बचाया क्यों? बच चलाई। काश मैं तुम्हें जहर का इंजेक्शन लगा सकती। अब चुपचाप अपनी जगह पर लेटी रहो सावरी शाह, नहीं तो जहर का इंजेक्शन लगा दूंगी। अलीज़ा गुराई थी। लगा दो, और वैसे भी तुम लोगों का और काम ही क्या है? दहशतगर्द, दरिंदे और कातिल हो तुम लोग। वो फिर चलाई और बिस्तर से उठने लगी, मगर एक दर्द की लहर पूरे जिस्म में दौड़ गई। वो कराह कर रह गई। इसकी हालत अलीज़ा के तो तलवों पर लगी सर पर बुझी।
इसकी बात सॉरी तुम्हारे बाप दादा से तो कम खूनी और दरिंदे हैं हम लोग। इस वक्त तुम्हारी उम्र क्या है सावरी शाह? तुम्हें एक पुरस्कार बीमारी है ना, इस बीमारी को दूर करने के लिए जितनी तुम्हारी उम्र है इतनी ही तुम्हारा वो संकी बुढ़ा दादा तुम्हारे नाम के सदके उतारते हुए इतनी बच्चियों की बलियां दे चुका है। तुम जानती हो तुम्हारी जिंदगी को बचाने की खातिर कितने कत्ल हुए हैं। अलीज़ा ने कोई लगी लिपटी नहीं रखी थी। इसे सुनाकर अपनी चीज़ें समेत वहाँ से निकलती चली गई और सावरी शाह फटफटी आंखों से देखेगी। तुम झूठ बोल रही हो, झूठे हो तुम लोग। वो पैनिक हुई और इसी गोल्डन सफ़ेद लिबास में धीमे से चलती वो जगह टटोली जहाँ से अभी अभी अलीज़ा निकल कर गई थी, मगर तो वहाँ बस दीवार के अलावा कुछ भी नहीं था। निकालो मुझे यहाँ से, वो चीखी। जाने दो, वो फूट फूट कर रही थी। अगले दिन तक वो सुपर 8 अपने बच्चों के पास मौजूद थे। इन सबके और ख़ासकर पाशा इब्राहिम के वहाँ आने से पहले ही अमन वहाँ से निकल गया था। वो अभी इनका सामना नहीं करना चाहता था। ये नाराज़गी थी या निगाहें चुराना था, पाशा इब्राहिम समझ नहीं पाया। मगर यहाँ पहुँचकर जब पता चला कि वो यहाँ से चला गया तो पाशा इब्राहिम को धचका ज़रूर लगा था। वो मीटिंग रूम में मौजूद थे। अर्शनी ने बता रहा था कि इन्होंने क्या गलती की थी। अमन ने बताया था कि दिया के रूम के दरवाजे पर फेस स्कैनर फिट था। इसके कमरे के अंदर कुछ मखसूस लोग ही जा सकते होंगे जिनके फेस सिस्टम में सेफ होंगे। जब मैं अंदर गया तो तब इन लोगों को इल्म हो गया होगा। वो दुश्मनों को शहमात देने के लिए कल के लिए लाइलामल तरतीब देने लगे थे। देर रात तक ये मीटिंग जारी रही। अलीज़ा यहाँ तक आ तो गई थी मगर इसके सामने जाकर इसका हाल अहवाल पूछने की बिल्कुल हिमाकत नहीं कर रही थी। वो जानती थी अगर इसने ऐसा किया तो वो कहीं नई खुशफहमियों का शिकार ना हो जाए, तभी इसने इसका सामना करने की बिल्कुल ज़रूरत महसूस नहीं की थी। इधर वो लाशऊर में मुतज़िर रहा कि वह ज़ालिम आए और उसका हाल पूछे, मगर इसने नहीं आना था, ना आई। और खिज़र का दिल क्या वो पूरी दुनिया को जलाकर भस्म कर दे। सीने में जी वहशत तूफान उठने लगा था। तभी बड़े खतरनाक तेवली अपने कमरे से बाहर निकला था। तकरीबन आधी रात का वक्त था। बेचैनी सी थी, जाने वो यहाँ क्यों आ गई थी। अलीज़ा अपने कमरे में बेड पर लेटी अपनी अजीब सी कैफियत पर बुरी तरह झंझलाई। इसने बाईं तरफ करवट ली मगर जल्दी अंधेरे में अपने पीछे किसी वजूद की मौजूदगी का एहसास हुआ। कोई आकर इसके पुश्त के बहुत करीब बेड पर नीम दराज हुआ था। अलीज़ा खौफजदा हुई थी मगर बिल्कुल जाहिर न होने दिया। और अजीब बात तो ये थी कि वो इसकी आहट से ही पहचान गई थी कि वो है कौन। इतनी जख्मी हालत में भी सुकून नहीं है तुम्हें? अलीज़ा ने इसे झटका मगर अपनी जगह से एक इंच भी हिलने की जरूरत नहीं की थी। जरा भी हिलती तो जानती थी इसके सीने से टकरा जाएगी। खुला लेने का हक तो मैंने दिया नहीं आपको, डिवोर्स मैं आपको दूंगा नहीं। इसलिए शायद आप दिन रात अपने बेगा होने की दुआएं मांगती रहती हैं। इसलिए मौत मेरे सर पर मंडला रही है ना अलीज़ा? वो बड़े सुकून से बोल गया था और अलीज़ा का दिल के इसकी बकवासियात पर इसका मुंह नोच ले। बकवासियात भी हमने ये लफ्ज़ भी पहली बार ही रीड किया है, मतलब पहली बार सुना है। बकवास, फजूल में भौंकना बंद करो खिज़र। वो घुराई। खिज़र मुस्कुराया और तभी जरा सा झुककर पिछले गहरे से गले पर अपने सुलगते लब रखे थे। इसके गिर्द अपना बाजू हुमायल किया। भौंकना बंद कर देता हूँ, काटने की इजाज़त दे दें। वो बेहद शरारती लहजे में बोला था। अलीज़ा सांस तक रोक गई थी। वो तिलमिलाकर झटके से इसकी जानी मुड़ी, उसका गिरबान पकड़ा और यही शायद वो फाश गलती कर गई थी। तुम्हारी आफियत इसी में है खिज़र कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसका गुस्सेला लहजा था, लेकिन आज तो इस नरमो पोलाइट से रहने वाले खिज़र जबरान का भी दिमाग पूरी तरह घूमा हुआ था। तभी इसकी गलाइयाँ दबोच कर बेड से लगाई थी और खुद किसी घटा की तरह इस पर छा गया। और आज आपकी आफियत इसी में है मिसिस कि मुझे अपनी मर्ज़ी से ज़रा सा सुकून हासिल करने दे। अगर मैंने अपनी मर्ज़ी की तो वो आप बर्दाश्त न कर सकेंगी शायद। वो इसके चेहरे के करीब इस कदर सरसराते लहजे में बोला था कि अलीज़ा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी हुई थी। एक सुलगता सा जानलेवा लिमस अलीज़ा को अपने दाएं कंधे से होता चेहरे तक आता महसूस हुआ। खिज़र वो चलाई और बुरी तरह कसमसाई थी। खिज़र ने इसकी परवाह किए बगैर इसके एक दिलकश नकूश को चूमा था। इसके कसरती जिस्म के वजन से अलीज़ा सांस तक नहीं ले पा रही थी। खिज़र पीछे हटो। वो उथल-पुथल होती सांसों के बीच पुलिस का भीगा सा लहजा महसूस करके वो शरावत से पीछे हटा था। जाओ यहाँ से। अलीज़ा फिर मुल्तजी लहजे में बोली। आप इतनी जालिम और बेहिस क्यों अलीज़ा? वो शिकवा कर बैठा था। क्यों? अभी से थक गए, अभी से कुता गए खिज़र जबरान कबीर। वो मीठा सा तंज कर बैठी। नहीं, इस मोहब्बत की राह पर तो आप हमेशा मुझे साबित कदम पाएंगी अलीज़ा। आजमाइश शर्त है, मगर एक बरसों के थके हारे मुसाफिर को निशान मंजिल भी तो मालूम होना चाहिए। वो भी कहाँ कम था। अलीज़ा खिज़र की बोलती बंद करना इससे अच्छे चाहता था। खिज़र बहस मत करो और जाओ यहाँ से। अलीज़ा झंझलाई थी। क्यों? मैं आपको चुटकियाँ काट रहा हूँ, सो जाएं आप। वो लापरवाही से बोला था मगर अंधेरे में सचमुच गुस्ताखी करते इसने इसकी वेस्ट पर चुटकी काटी तो वो बुलबुला उठी। तब अलीज़ा ने अपनी पूरी ताकत से अपनी कोहनी इसके सीने पर जड़ दी थी। वो भी बुलबुला उठा। भी जख्म ताज़ा तो थे। इसके मुंह से सिसकी सी निकली तो अलीज़ा भी घबरा गई। तेज़ी से उठकर लाइट चलाई और इस पर झुकी। इसका चेहरा शिद्दत बर्दाश्त से सुर्ख पड़ चुका था। कि सर तुम ठीक हो ना?
अलीज़े ने पूछा तो वो तलखी से मुस्कुरा दिया। मेरे ठीक होने ना होने से आपको फ़र्क पड़ता है अलीज़े? वो उठकर जाने लगा था। सफ़ेद टी शर्ट की कमर पर खून के धब्बे वाज़ा थे। अलीज़े ने इसका बाजू पकड़ा। वो ठिठक कर रुका था। इधर लेटो। वो सर्दोसपाट चेहरा लिए से ऑर्डर दे गई थी। कोई ज़रूरत नहीं इसकी, आराम करें आप। वो संजीदगी से बोला। शट अप। वो तपी और ज़बरदस्ती से औंधे मुँह बेड पर लटाया। ज़रा सी शर्ट ऊपर उठाकर अब वो फर्स्ट एड बॉक्स लाई थी। वाह, मेरा कातिल मेरा मसीहा ठहरा। वैसे आप भी खूब हैं अलीज़े, जीने भी नहीं देती और मरने भी। कोई एक काम तो करने दे आप इस आशिक को। खुद ही ज़ख्म देती हैं, खुद ही मरहम लगाती हैं। अलीज़े ने महारत से इसकी ड्रेसिंग चेंज की और इसकी 120 की रफ्तार से चलती ज़बान से तंग आकर चुपके से एक इंजेक्शन इसके बाजू में ठोक दिया। वो जल्दी बड़बड़ाता गहरी नींद में चला गया। अलीज़े ने सूखा सांस लिया और चीज़ें समेट कर जाकर दूसरे कमरे में लेट गई। समी खान इसके सराहने बैठा इसके बालों में हाथ चला रहा था। बाबा, आज आप मुझे इतनी जल्दी क्यों सुला रहे हैं? वो झुंझलाई, क्योंकि इसे आज अभी बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि सुबह मेरी शहजादी ने अपने टेस्ट की तैयारी करनी, इसीलिए। बाबा, टेस्ट बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं पढ़ना वरना। वो झुलाई। क्यों नहीं पढ़ना? तुम्हारी माँ का ख्वाब था तुम डॉक्टर बनो। अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी? वो तो ठीक है, पर बाबा बड़े पापा नहीं आए इतने दिनों से, मुझे इनके पास जाना है, और बड़ी मामा भी नहीं आई। डॉक्टर बनो? ये तो FA कर रही थी ना? और FA करके कौन डॉक्टर बनता है? कौन सा डॉक्टर बनना है इसने वैसे? ओके जी, शायद कोई और पढ़ाई हो इनकी, अजीब ही है ये। आ जाएंगे, बहुत जल्द आ जाएंगे। समी खान ने इसे लाड से कहा। मोजा ने आंखें बंद कर ली। काफ़ी देर वो इसे थपकते रहे, फिर चुपके से इसके पास से उठ के इनके जाते ही वो फ़ौरन उठ बैठी, अपना फ़ोन उठाया और उसमें वीडियो गेम खेलने लगी। बाहर आहट हुई थी। अपार्टमेंट का बैरूनी दरवाज़ा खुलकर कोई अंदर आया था। बड़े पापा आए हैं, इनके सरप्राइज़ की तो मैं बैंड बजा दूंगी। बस सर खुशी में उछलकर बेड से नीचे उतरकर बाहर की जानिब लपकी। वो सामने भी नहीं पर दिखाई देता है मुझे, वो चुप में भी अक्सर सुनाई देता है। मैं इसे मांगने जाता हूँ वसल के लम्हे, वो मेरी बात को सुनकर जुदाई देता है। रात की खामोशी और तन्हाई में अमन खामोशी से अपार्टमेंट में दाखिल हुआ था। अंदर जीरो पावर की रोशनी में मुलगजा सा अंधेरा था। वो पैंट के बॉक्सों में हाथ डाले अपने कमरे का डोर खोलकर अंदर दाखिल हुआ। कमरे में भी मुलगजा सा अंधेरा था। जीरो पावर की नीली रोशनी में वो कमरे के बीचों बीच खड़ा हुआ। इसके भेजे हुए ताज़ा गुलाबों की महक सांसों में उतरी, मगर वो आंखें मूंदे लंबी सी सांस खींचकर इन महकते फूलों से जुदा एक नाजुक से वजूद की महक अपनी सांसों में उतार लेना चाहता था। अपने पीछे आहट महसूस हुई। से लगा समी खान है, मगर बड़े पापा आप आ गए, वो सरखुशी में कहती तेजी से इस तक पहुंची थी और पीछे से कोहनी से इसका बाजू थामा। अम्मा ने अपनी सांस तक रोक दिया, जैसे सदियों के बाद वक्त हालात लम्हे वो पल थम से गए थे। इसका नरम गदास हथेलियों का मखमली लमस अपने बाजू पर महसूस करके इसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो जला जो जालमों के सीने चाक करके इनका सीने से इनके दिल निकाल लिया करता था, अब सांस रोक के खड़ा इसका रात के अंधेरे और तन्हाई में अगर इसे अपने इतने पास देख लेती, इसका वही रद्द-ए-अमल सोच पूरी तरह खौफजदा हुआ था। तभी वो नरमी से इससे बाजू छुड़वाकर वॉशरूम में बंद हुआ था। मौजा ने हैरत और सदमे से ये नज़ारा देखा। बड़े पापा अब नाराज़ है मुझसे? वो बुखलाई थी और आवाज़ खुद ब खुद बुलंद होकर भीग गई। समी खान को अपने कमरे में ये आवाज़ें सुनाई दी तो वो तेज़ी से अमन के कमरे में मौजा के पास आया था। समी खान ने कमरे में आकर सबसे पहले लाइट जलाई थी। क्या हुआ प्रिंसेस, यहाँ क्यों आई हो? और तुम तो सो गई थी ना? बाबा बड़े पापा आए हैं, वो अभी यहीं थे, मैंने खुद देखा। मैंने बात करने की कोशिश की मगर वो मुझसे बात के बगैर वॉशरूम चले गए। वो नाराज़ है मुझसे? वो रहान सी हुई। अमन वॉशरूम के दरवाजे के पीछे खड़ा सांस रोकी इसकी आवाज़ सुने। क्या? कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं आया, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, चलो यहाँ से। समी खान को खुलाया था। बाबा आपको अब भी लगता है मैं पागल हूँ? मैंने खुद ही ने देखा यहाँ, इनका बाजू भी पकड़ा मगर वो वॉशरूम चले गए, मुझसे बात नहीं की। वो नाराज़ है क्या मुझसे? लेकिन अब तो मैंने कुछ नहीं किया। वो आखिर रो ही पड़ी। मौजा कोई नहीं है, चलो यहाँ से। समी खान ने इसका बाजू थाम के बाहर ले जाना चाहा मगर वो टस से मस न हुई। अमन ने गहरा सांस भरा था। अभी नहीं तो कभी नहीं के मुतरादफ वो बहुत अचानक दरवाज़ा खुलकर बाहर आया था। अस्सलाम वालेकुम समी अंकल, इसने धीमे से कहा। समी खान दम साध गया। चलो जी, तुम्हें लाजमी आना था बाहर। और वो सामने फटी फटी आंखों से इसे देख अपनी जगह पर साकित हुई तेज़ी से सफ़ेद पड़ गई थी। अमन को इसकी आंखों में खौफ व हरास, अजीब सी दहशत के साए लहराते दिखाई दिए तो वो अपने जबड़े भींच गया था। धड़ाम की आवाज़ आई थी और वह इनके देखते ही देखते बहुत अचानक होशो-खरात से बेगाना होकर ज़मीन बोस हो गई। समी खान फिर बुखला गया और तेज़ी से इसके ऊपर झुका। शिट। अमन भी लंबे तक भरता इसके पास आकर दो जानों बैठा, अब बुरी तरह अपने लब काट रहा था। मौजा। समी खान ने इसका सर गोद में रखा और चेहरा नरमी से थपथपाया। मौजा। समी खान ने इसे फिर पुकारा। समी खान ने अजीब सी निगाहों से अमन को देखा जिसने ना आगे बढ़कर इसे थामा था और अब इसका चेकअप कर रहा था।
के वजह से छूने से डर रहा था। जज़ा अमन के लब कपकपाए, मगर इतना बड़ा डॉक्टर होने के बावजूद इसने खुद में इतनी हिम्मत ना पाई कि हाथ आगे बढ़ाकर इसकी कलाई थाम कर इसे चेक ही कर ले। अमन ने अपना फ़ोन निकाल कर जल्दी से एक नंबर डायल किया जो कि आधी बाल पर रिसीव कर लिया गया। डॉक्टर अनम को मेरे अपार्टमेंट भेजें। एक जुमला बोलकर वो फ़ोन रख चुका था। बाबा इसे इसके रूम में ले जाएं, डॉक्टर आ रही हैं। अमन ने अपने फ़ोन में कुछ तलाशते कहा था। समी खान ने आहिस्तगी से सर हिलाया और अपनी कमज़ोर सी गुड़िया को अपने बाजू में उठाया और इसे इसके कमरे में लेके अमन वहाँ से उठ नहीं पाया था, बल्कि आहिस्तगी से कारपेट पर इस जगह को छुआ जहाँ अभी भी वो मौजूद थी। पहले इश्क अपने सांचे में डालेगा तुझे, फिर नोचेगा, चबाएगा और मार डालेगा तुझे। शिद्दत बर्दाश्त की हद थी कि अमन आर्यन पाशा ने अपनी फूली हुई कनपटियां से हिलाते गहरे गहरे सांस भरे थे। अगले दिन 11 बजे का वक्त था। वो हॉस्पिटल के बहुत खास मीटिंग रूम में मौजूद थे। बेल्जियम और पाकिस्तान के मशहूर और काबिल साइकेट्रिस्ट माहरीन मौजूद थे। सरबराही चेयर पर वो संजीदगी से माथे पर बाल बिखराए हिसाब मूल अपने मोबाइल में कुछ तलाश कर रहा था। तने से सोबर संजीदगी बड़े खूबरू नकोश मकनातीसियत लिए वजाहत से भरपूर शख्सियत, एक ऊंचा लंबा खूबरू मर्द जो किसी को भी अपनी जानिब राग़िब करने के लिए भरपूर सलाहियत रखता था। बाकी डॉक्टर्स एक केस हिस्ट्री बड़ी बारीक बीनी और गौर से चेक कर रहे थे। अमन आर्यन पाशा ने किसी से कुछ छुपाने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं की थी। यहाँ वो लोग मौजूद थे जो पाकिस्तान और बेल्जियम में दोनों जगह इसे अच्छे से जानते थे। खासकर डॉक्टर अनम सालेह जो बेल्जियम में इमाम मस्जिद मोहम्मद सालेह साहब की इकलौती साहबजादी थी। वो डॉक्टर सालेह के घर आने जाने लगा था। तब पता चला कि इनकी बेगम इस दुनिया में नहीं है और इनकी एक ही इकलौती बेटी है जो कि तब एक मेडिकल स्टूडेंट ही थी। वो सालों में मोहम्मद सालेह साहब से मुसलसल टच में रहा था। मोहम्मद सालेह साहब अमन की शख्सियत से इस कदर मुतासर होकर कि खुद अपने मुंह से अपनी साहबजादी के लिए इस रिश्ते की बात की। तब अमन ने इनसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी और ये भी कहा कि वह शादीशुदा है। इसका आइंदा ज़िंदगी का क्या मकसद है, वह कौन है और आइंदा ज़िंदगी में क्या करने वाला है। मोहम्मद सालेह साहब और भी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे इससे, और अब उन्होंने माहर नस्वा अनम सालेह को कौम की खिदमत के लिए पाकिस्तान अमन के हॉस्पिटल जज़ार ट्रस्ट में ही भेजा था। वो अमन के आने से पहले ही यहाँ अपनी खिदमात पेश कर रही थी। डॉक्टर अनम सालेह की आंखों में सामने बैठी शख्स को देखकर जो लो देते जज्बों के दिए जलते थे, इससे तो अब अक्सर लोग वाकिफ होने लगे थे, मगर वो पत्थर था, सब जानते थे। वो इस मामले में चट्टानों से भी ज़्यादा सख्त, बेहिस और पत्थर मिजाज था। या शायद बरसों की मेहनत के बाद इसने खुद को ऐसा बनाया था ताकि इसके इश्क की राह में चलते इसकी राह में कोई हायल ना हो सके। डॉक्टर सलमान जावेद ने गला खंकार कर अमन को अपनी जानिब मुतवज्जा किया। इसने सर को हल्की सी जिनबिश देकर कैरी ऑन का इशारा दिया। इन रिपोर्ट्स को वजाहत से बयान किया जाए तो डॉक्टर अमन, हम सब जिस नतीजे पर पहुंचते हैं डॉक्टर अनम आपको डिटेल बताएंगे। जी डॉक्टर अनम बोले, मैं सुन रहा हूँ। अमन ने अपने मोबाइल की जानिब देखते हुए डॉक्टर अनम को मुखातिब किया था। डॉक्टर अमन, बात दरअसल यह है कि दरअसल पेशेंट ने कभी खुद को ह्यूमन फोबिया से निजात लाने की कोशिश ही नहीं की। मतलब वो खुद ही नहीं चाहती कि इनका यह फोबिया ठीक हो। वो खुद को हमेशा इसी मैस में खुद को कैद रखना चाहती हैं। ये ऐसा है जैसे एक कबूतर बिल्ली को अपने करीब आते देख ये तसब्बुर कर लेता है कि वो शायद बच जाए। इसकी आंखें बंद हैं तो वो खुद को सेफ महसूस करता है, पर मुसीबत का सामना नहीं करता। वो खुद को अपनी आसपास फोबिया में कैद किए हुए हैं, जिससे निकलना ही नहीं चाहती। जानबूझकर वो अनजान बनती है, वो वाकई बिल्कुल भूल जाना चाहती है। पेशेंट ने इन बरसों में अपनी जानिब से पूरी कोशिश की है कि कोई इनके सामने इस बात को जिक्र ना करे। पेशेंट ने अपने दिलो दिमाग के आसपास अपनी अलग ही दुनिया बना ली है, जिसमें वो और इनके बाबा, बड़े पापा, बड़ी माँ के साथ अपनी बाकी की भी ज़िंदगी गुजार देना चाहती है। डॉक्टर ने बोलकर खामोश हुई थी। अमन ने गहरी सांस खींची और पेशेंट का मेडिसिन के अलावा हतमी इलाज। अमन बामुश्किल बोला, पेशेंट को अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ेगा। मतलब इन्हें आपका सामना करना होगा। इन्हें वो वाक़या याद दिलाकर इस मैस से निकल कर इस वाक़े के डर का सामना करना होगा। डर और खौफ को दूर करके किसी तरह पेशेंट अपने अंदर इतनी विल पावर पैदा करे, चाहे वो गम गुस्सा हो या तैशो इश्तियाल, जिससे वो कोई रद्द-ए-अमल जाहिर करे, अपना गुस्सा दिखाए, डरने की बजाय रिएक्ट करे। तब इनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी। डॉक्टर सलमान जावेद ने कहते इसका धुआं चेहरा देखा था। हम जानते हैं डॉक्टर अमन, ये आपके लिए भी पुलिस रात पर चलने के मुताबिक मुश्किल, पेचीदा, तकलीफ-दह अमल होगा। जैसा कि खुद इस वाक़े को याद करना या पेशेंट को याद करवाना, मगर यकीन रखें इनके साथ साथ आपको भी अपने इस डर का सामना करना पड़ेगा। तभी आप पेशेंट के साथ एक नॉर्मल अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार पाएंगे। नहीं तो पेशेंट के वालिद से ली गई रिपोर्ट के मुताबिक कल रात जो हुआ वो इतने बड़े जनरल सर्जन होने के बावजूद आप अपनी ही बीवी को छूने से खौफजदा होते कतरा रहे थे। ये एक नॉर्मल बात हरगिज़ नहीं है। आपको तो एक डॉक्टर होने के नाते सबसे पहले पेशेंट को ट्रीटमेंट देनी चाहिए थी, मगर अब ऐसा कुछ नहीं कर पाए। अगर पेशेंट की नफरत का सामना करने से डरते हैं तो वो भी करना पड़ेगा। इन्हें अपने अंदर का गम और गुस्सा बाहर निकालने के लिए उकसाना पड़ेगा, तब भी वो नॉर्मल हो सकती हैं।
डॉक्टर सलमान जावेद ने कोई लकी लिपटी नहीं रखी थी। अमन ने माथा रब करते पहलू बदला। डॉक्टर हाशिम ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। आप इनसे बात करने की कोशिश करें, बार बार इनके सामने आए। एक मरीज़ा और छोटी बच्ची की तरह आप इन्हें अपने बाबा की उंगली छोड़नी पड़ेगी। आपको इन्हें अपने और इनके बीच इस रिश्ते की अहमियत समझाना पड़ेगी। ये अगला मरहला है मगर बहुत ज़रूरी है। इन्हें ये बावर करवाना लाजिम है कि अब वो अपने बाबा की नहीं पराई हो चुकी हैं, मतलब किसी की मान्यता है, किसी की ज़िंदगी का एक हिस्सा। डॉक्टर्स और भी बहुत कुछ बता रहे थे और अमन खामोशी से सुने। क्या फ़िलहाल तो इसके खुद के दिमाग ने काम करना जैसे छोड़ दिया था। काश कि इस तकलीफ से राहत का कोई सिरा हाथ आ जाता। जी में आता है किसी रोज़ अकेला पाकर मैं तुझे कत्ल करूं फिर तेरे मातम में रोऊं। मोर्चा की आहें और सिसकियां पूरे अपार्टमेंट में गूंज रही थी। रात हमने इसे सुकूनावर इंजेक्शन दिया था, शायद तभी वो दिन के 1 बजे नींद से काफ़ी देर बाद उठी थी, मगर फिर सब याद आते वो समी खान की गोद में सर दिए बिलक बिलक कर रो रही थी। अमन जिस वक्त अपार्टमेंट में दाखिल हुआ इसकी सिसकियां सुनते हुए इस कमरे की जानिब आया, मगर फिर अपना नाम सुनकर वो ठिठक कर खिड़की के पास रुका था। समी खान सर्द सपाट चेहरा लिए इसके बालों में हाथ फेरता रहा। बाबा मुझे बड़े पापा से बात करनी है, इनका नंबर मिला कर दें अभी इसी वक्त। वो उठकर बैठी थी और अब सहमी निगाहों से इधर उधर देखकर बाबा से बोला। समी खान इसकी जानिब देखे गया। मौजा अमन बाबा रुखसती चाहता है, जुमला था या पिघला हुआ शीशा जो समी खान इसके कानों में ढेला था। वो बेयकीनी से मुंह खोले आंसू से तर चेहरा सुरख सूजी आंखों से इन्हें देखेगी। और बाबा मैं इस दरिंदे की मौत चाहती हूँ। वो चलाई थी। बाहर खड़े एक शख्स के नाबी लबों पर काफ़ी बरसों के बाद इसके इश्क की इस फरमाइश पर एक असुदा से मुस्कुराहट रेंगी थी। वो तो खुद दिल में शहादत की तमन्ना लिए घूमता था और अब मोहब्बत की पहली फरमाइश भी दिल के तहखानों में जैसे महफूज करके रख ली थी। समी खान के माथे पर बल आए थे। मोजा मुंह संभाल कर बात करो, शोहर है वो तुम्हारा। समी खान ने संजीदगी से टोक दिया। बर्बादी है वो मेरी बाबा, बर्बाद तो पहले ही हूँ, अब बेवा भी हो जाऊँ तो शायद सुकून मिल जाए। इसने अपने बाल नोचे। बाबा मुझे बड़े पापा से बात करनी है अभी की अभी। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मेरे पास हमारे घर में कोई नहीं आएगा। वो सिसक पड़ी। उन्होंने हमारे घर का वादा किया था कि कोई नहीं आएगा। अमन बाबा को अपने ही घर में दाखिल ना होने का वादा नहीं किया था। और पिछले कुछ बरसों से तुम जिस घर में रह रही हो मोजा, वो अमन बाबा का घर है। समी खान ने इसके पैरों तले से ज़मीन खींची थी। इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थी। आज क्या क्या इंकशाफात होने वाले थे इसकी नाजुक जान पर। वो सदमे से कंग अब रो भी नहीं पा रही थी। मैंने तुम्हारी रुखसती दे दी है तुम्हारे शौहर को, इसलिए ही इसके घर में मौजूद हो तुम। कब तक ये बोझ अपने कंधों पर लाद कर फिरूंगा भला। शादी तो कर ही दी है, अब अपना घर गृहस्थी संभालो। समी खान ने जियत से रटे रटाए जुमले अदा किए जो कि डॉक्टर अनम ने इसे सिखाए थे। मोजा ने बेयकीनी की इंतहा से अपने बाबा को देखा। तुम अब इधर ही रहोगे अपने शोहर के घर। मुझे व्हाइट पैलेस में जाकर अपनी नक्सी में रहकर अपनी ड्यूटी संभालनी है। अब तुम जानो और तुम्हारी घर गृहस्थी। समी खान ने निगाहें चुराते जरा बेहिसी से कहा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मोजा का सांस अटकने लगा था। लहजे में बेयकीनी थी। मैं ऐसा कोई जुल्म नहीं कर रहा जो तुम इतनी बेयकीन हो। बस अब अपने नातवा कंधों से अब तुम्हारा बोझ उतार रहा हूँ। सच कहते हैं लोग, बेटियों का बोझ कंधे झुका देता है। अच्छा मैं अपनी पैकिंग करने जा रहा हूँ। वो लापरवाही से बोले थे। मोजा तड़प कर बेड से उतरी, इनके करीब आई, मगर वो निगाहें चुराते अपने कमरे में जा चुके थे। मोजा अपनी जगह पर साकित रह गई थी। फिर वो लाख रोई, चीखी चलाई, एहतजाज किया, एड़ियाँ रगड़ी, मगर समी खान इसे इसके कमरे में छोड़ दिल पर पहाड़ जितना पत्थर रखे चला गया। इसके लिए इसकी आइंदा ज़िंदगी के सुकून और खुशियों के लिए समी खान को यह कदम उठाना अशद ज़रूरी था। वो चीख कर अपना गला बिठा बैठी थी। रंगीली ने इसके कमरे में जाने की कोशिश की, मगर वो कमरा लोग के कमरे में बंद हो गई और रात के तक बाहर ना निकली थी। गली में रात भर फिरता है कोई, गले में नींद का तावीज़ डाले। बस स्याह पैंट, स्याह जैकेट पर स्याह हुडी, सर पर पहने पर असरार सा शख्स जज़ा ट्रस्ट हॉस्पिटल के सामने बने वसी और रीज गार्डन के पार रहायशी एरिया में रात के अंधेरे में एक अपार्टमेंट के बाहर इसकी दीवार से टेक लगाए आंखें मूंदे खड़ा था। सालों से अजियत और दर्द में खून के साथ दौड़ता था। अब तो इस अजियत के साथ रहने की इतनी आदत हो चुकी थी कि जिस पल वो ये दर्द महसूस नहीं करता था तो इसका इश्क बुरा मना जाता था। इस पल बस ज़िंदगी की सबसे बड़ी हसरत और ख्वाहिश दिल में गड़ाई लेकर बेदार हुई थी। काश वो हादसा ना हुआ होता। काश इसे ये ज़िंदगी कभी ऐसा मौका देती कि वह अपने माथे से एक रेपिस्ट होने का बदनुमा दाग हटा पाता। सितम दर सितम तो ये वो जिस्म का मुजरिम था। इश्क ने अमन की रूह को इसी के दर का भिखारी बना दिया था। अमन की हर आती जाती सांस में वो बसी थी। इसकी रूह में मुअल्लक हो गई थी, इसकी रगों में परो दी गई थी।
काश अमन आर्यान ने खुद को जिंदा रखकर इसे इन अजीतों से निजात दिलाने की कसम न खाई होती तो कब का खुद को सजा देकर अपना वजूद खत्म कर चुका होता। अमन आर्यान ने अपनी वहशतज़दा आंखें खोलकर अपने खाली हाथों को देखा। इसे अर्शन और रहान भाई के कहने पर इसके सामने नहीं आना चाहिए था। अमन जानता था वो इसको अपने आसपास पाते ही इसकी अजीतें देने के लिए, इसकी रूह को कुछ कोके लगाने के लिए खुद को नाकाबिल बर्दाश्त अजीतें पहुंचाएंगी। हुआ भी तो यही था। इसने गहरी सर्द सी सांस अपने अंदर खींची और डरते डरते खुद को घसीटता इस अपार्टमेंट के अंदर लाया। वो पैंट की पॉकेटों में हाथ डाले अपने कमरे की जानिब बढ़ रहा था जब मलगजे से अंधेरे में एक नाजुक गद्दा सा वजूद गलती से इससे टकराया। अमन अपनी सांस तक रोक गया था। अजियत की इंतहा से अपने लब बुरी तरह कुचले। टकराने वाली करंट खाकर इससे दूर हटी और भागकर अपने कमरे में बंद होगी। अमन ने अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े। अब वो यकीनन इसका लिमिट खुद पर महसूस होने के जुर्म की पादाश में शायद अपनी इस कोताही पर खुद की खाल ही खींच लेगी। अमन तेजी से वापस बाहर निकला था और जाकर एनेक्सी का दरवाज़ा धड़धड़ाया। अंदर से रंगीली आंखें मलती बाहर आई। क्या हुआ, खैरियत है? अमन का हवाइयाँ उड़ा चेहरा देख रंगीली को कुछ होनी होने का एहसास हुआ। फौरन अंदर जाओ और इसे देखो जाकर, वो कुछ कर ना बैठे, इसने लब पींचते कहा। रंगीली अंदर भागी और इसके कमरे का डोर जो वो लॉक कर चुकी थी इत्मीनान से खुला के जानती थी इस घर का सारा सिस्टम अमन आर्यान के अंदर कंट्रोल है। कमरा खाली था। वाशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी। वो भागकर वाशरूम में घुसी तो वो -डिग्री के इस ठंडे मौसम में ठंडे पानी के शावर के नीचे गीले कपड़ों में फर्श पर बेहोश पड़ी थी। या वहशत, ये लड़की! रंगीली ने इसका ठंड से नीला पड़ता वजूद बाजू में भरा। क्या हुआ रंगीली? वो ठीक है ना? रूम के बाहर से अमन की वहशत भरी आवाज़ सुनाई दी थी। फ़ोन रिंग हुआ। अपने लैपटॉप पर कॉल करते इसने फ़ोन रिसीव किया। यस डैड, फ़िज़ा ने मसरूफ़ से अंदाज में कहा। फ़िज़ा फ़ौरन कोयटा पहुँचो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। ओके डैड, मैं पहुँच जाऊँगी। मैं भी आपसे एक बात पूछना चाहती थी। हाँ पूछो डैड। दशाब के बाबा की विल के मुताबिक अगर दशाब 28 का होने से पहले बीमार हो जाता है या इसे कुछ भी हो जाता है तो इसकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली इसकी वाइफ के नाम हो जाएगी। इसके डैड शायद इसकी शादी आयशा से करवाने वाले थे और जानते थे आयशा इसका बहुत ख्याल रखेगी, बट अब ये सब हो गया तो आयशा ने कहा मुझे इसकी हिफाजत के लिए वक्ती तौर पर दशाब से पेपर मैरिज करनी पड़ेगी। वो बोलकर खामोश हुई थी। माहा ने कुछ सोचा। प्रिंसेस, बाज़ दफ़ा हमें अपने मकासद हासिल करने को बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते। वो इतना बड़ा फैसला होता है कि हमारी ज़िंदगी तक मुतासिर कर सकता है, लेकिन अगर इसकी हेल्प करने का सोच ही लिया है तो मैं परमिशन देता हूँ। वक्ती तौर पर वो पेपर हमें चाहिए। शेरवाला घुसने के लिए वो पेपर्स चाहिए होंगे। मैं अपने कुछ दोस्त भेजता हूँ, तुम वहाँ से निपटा कर फ़ौरन यहाँ पहुँचो। यस डैड, फ़िज़ा ने सुकून से कहा। वो जो इतना बड़ा फैसला लेते ही चिकचा रही थी, वो सुकून से फ़ोन रखकर फ्रेश होने चली थी। वो फ्रेश होकर तैयार हो रही थी। इमरजेंसी कॉल थी। इसके डैड मार खान ने इसे अर्जेंटली कोयटा बुलाया था जब दशाब अपना टॉय पकड़े इसके पास आया था। आयशा को फ़ोन करके इसने तसल्ली दे दी थी कि अब वो सही सलामत इसके पास है। आयशा ने बताया था कि शेर खान और उनकी बेगम ने खूब अवेला और हंगामा मचा रखा है घर में और इसे ढूंढा जा रहा है। वो सोफे पर बैठी अपने शू लेसेस बंद कर रही थी। फालसा, वेयर आर यू गोइंग? मेरा नाम फालसा नहीं फ़िज़ा है। ओके फ़िज़ा। वो फिर भी इसके नाम में से एक लफ्ज़ हज़फ कर ही गया। फ़िज़ा भाई। ओके, मैं फ़िज़ी बोलूँगा। बहुत मुश्किल नेम है, मुझसे नहीं बोला जाता। वो झुला कर बोलता बगौर की तैयारी देख रहा था। जुगैरा मुस्कुरा रही थी। दाशु, तुम डैडी हो ना? जो मैंने रिमेंबर करवाया वो याद है ना? फ़िज़ा ने मसरूफ़ से अंदाज में कहा। यस याद है। हम जिस अंकल के पास जाएंगे उन्होंने कुछ भी कहना है तो मैंने यस बोलना है। इसने रटाया जवाब दिया। गुड। इसके बाद मैं कहीं जाऊँगी और हो सकता है कल वापस आऊँ। तब तक तुम्हारा ख्याल एक आंटी रखेंगी। दाशु कोई भी ज़िद नहीं करेगा इनके साथ। राइट। वो बकरे की तरह सर हिला गया। वो इसलिए इसके बाबा की विल के मुताबिक मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस गई थी। वो इस घर में दाखिल हुए बगैर दशाब के माँ बाप को इंसाफ नहीं दिला सकती थी। शेर खान और उसकी बीवी के राज शेरवाला में ही दफन थे जो इसे उखाड़ने थे। इसलिए इसके घर में किसी हक से दाखिल होने के लिए इसे नामे की पेपर की अशद ज़रूरत थी ताकि वह ये पेपर इनके मुंह पर मारे और शेरवाला में दाखिल हो सके। लेंसेज के पीछे छुपी तो नीली आंखों ने वो ऑफिस चौंक कर देखा था। ऐसा कुछ होगा दादा ने ये तो बताया ही नहीं था, ना किसी और ने। इसके खुद के प्लान में भी ऐसा कुछ तो कहीं नहीं तय किया गया था। तो फ़िज़ी, मुझे वाशरूम जाना है। वो अंदर जाते जाते अचानक बोला। उफ़, कितने गलत वक्त पर आया है दाशु तुम्हारा वाशरूम। फ़िज़ा ने मुंह बनाया और इसे जेंट्स टॉयलेट में लेकर गई और वो एहतियातन बाहर ही खड़ी हुई थी। अंदर वो नीली निगाहें अपने पैंट की सीक्रेट पॉकेट में से फ़ोन निकालकर जल्दी एक नंबर डायल कर रही थी। मगर एक नंबर, दूसरा, तीसरा कोई भी नहीं लगा तो इसका गुस्सा इश्तियाल सवा नेज़े पर पहुंचा था।
दाशु हरिया बाहर से फिल्जा की झुंझलाई आवाज़ आई। इसने बहुत कोशिश की अपने बड़ों से बात करने की, मगर आज इसके सितारे गर्दिश में थे। वो इटली से ये झंझट पालने तो नहीं आया था, और दुनिया गवाह थी। पूरा यूरोप बचपन में इतनी महरूमियाँ देखी थी, लोगों ने इतना कुछ इससे छीना था कि अब इसकी ये फितरत बन चुकी थी कि जो चीज़ इसकी दस्तरस में आ जाती, भूल कर भी इसकी हो जाती, वो इसे तोड़ फोड़ कर तब बर्बाद तो कर देता था, मगर छोड़ता नहीं था। जो चीज़ इसकी हो जाए तो वो बस इसकी होती, इस पर किसी और का अख्तियार पूरी तरह ख़त्म हो जाता है, पूरी तरह। तभी वो चटपटा रहा था। दाशु सो गई क्या अंदर? फिल्जा फिर जलाई। इसने एक सर्द सी सांस खींची। अब जब चिड़िया खुद ही हमेशा के लिए इसके पिंजरे में फंस जाना चाहती थी, तो वो क्या कर सकता था? हाँ, आया बड़ा तुम, उसे रिहा भी तो कर सकते थे, बस पिंजरे का दरवाज़ा खोल दो तो उठ जाएगी। अब चुपचाप इसे फॉलो करने के अलावा इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। वह बाहर आया, फिल्जा ने इसे घूरा। इतनी देर लगाते हैं? वो बेतुका सवाल पूछ बैठी। मैं तो इतनी लगाता हूँ, वो झुंझला कर बोला। फिल्जा ने अपने डैड माहिर खान को पूरी सूरत हाल बताई थी, तो माहिर खान ने ही अपने चंद साथियों को ये कार्रवाई सर अंजाम देने को इनके पास गवाह के तौर पर भेजा था। वो अंदर गए थे, चंद मिनटों में ही तमाम कागजी कार्रवाई तय पा चुकी थी। आधे पौन घंटे में वो फिल्जा माहिर खान से फिल्जा दशाब इंसार बन चुकी थी। वो इसीलिए बाहर आई थी। बाहर गाड़ी में मुन्नी मौजूद थी। दाशु, तुम इन आंटी के साथ घर जाओ, मुझे जाना है कहीं, कल को मिलते हैं। नो, फिजी ने बताया ही नहीं ये कौन सी गेम थी। मुझे अब जाना है और फिजी के पास ही रहना है। वो जिद्दी हुआ। अगर दाशु ने फिजी की बात ना मानी तो फिजी कट्टी हो जाएगी और दाशु के लिए चॉकलेट भी नहीं लाएगी। फिल्जा ने भी थोड़ी सख्ती की। इसने मुंह फुला लिया था, मगर इसके इशारा करने सड़े मुंह के साथ बैठ गया। फिल्जा को हंसी आई। इडियट। देखते देखते वो सड़ी शक्ल के साथ इसकी निगाहों से ओझल हो गया। वो भी तेजी से वहां से निकली। हालांकि इसका ताकुब किया जा रहा था, मगर चंद ही लम्हों में वो ऐसी निगाहों से ओझल हुई कि ताकुब करने वाला अपना सा मुंह लेकर बैठ गए। भेंट क्या ऐसा निकाह होता है? बहुत पहले नहीं, मतलब बहुत थोड़ी देर पहले मतलब ना कुछ साल पहले, नहीं कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले हमने ना क्या कहते हैं एक नावल पढ़ा था, और उस पर था कि निकाह हो जाता है। मतलब उस पर हमने पढ़ा था, हमने तब भी पूछा था किसी से, अगर कोई किसी से पूछ के बता सकता है तो, मतलब अगर किसी के घर के नज़दीक मौलवी साहब हैं या मतलब ऐसे जिन्हें मतलब इस चीज़ का पता हो कि नाम चेंज हो, मतलब नाम गलत हो। जैसे कि यहाँ पे इस लड़के का सही नाम तो कुछ और होगा ना, साहर था आई थिंक उसका सही नाम, तो साहर होगा, और इधर दशाब इंसार के नाम से उसने निकाह किया है। तो क्या ऐसा निकाह हो जाता है? ये अगर किसी को पता है या कि कोई है, किसी से पूछ सकते हैं तो लास्ट में पूछ के बताइएगा कि मतलब फॉर एग्जाम्पल नाम उसका अलग है और कोई और है, उसका असल नाम कुछ और है और उसने अपने नकली नाम से निकाह किया, तो उससे निकाह हो जाता है? ये किसी से पूछ के बताइएगा, ठीक है, किसी मौलवी साहब से, और खुद मत बताइएगा अगर आपको पक्का मतलब पता ना हो तब, ठीक है, क्योंकि इसकी चीज़ की हमें थोड़ी सी ज़रूरत है नावल के लिए, ठीक है। वजाहत भी दे देते हैं, दिमाग बहुत चलते हैं लोगों के। खेल हवेली के तवीलो अरीज बेसमेंट में खान शमशान खेल फातिहाना से मुस्कुराहट चाय पर सजाया फिरौनियत से बैठा था। दिखा मुँह की वेट, ये पता नहीं कैसी वर्डिंग लिखी है, देखा लिखा हुआ था, सॉरी, देखा मुंह की खानी पड़ी ना इनको। मैं इन्हें कोई चैलेंज दूंगा और ऐसे ही इनकी बेटी को यहाँ से जाने दूंगा, तो ये इनकी बहुत सबसे बड़ी भूल है। वो खबासत से हंसा। मगर माई बाप, मेरी पोती मुझे हर कीमत पर वापस चाहिए। वो तो नहीं आई ना, वापस आ जाएगी वो भी। इनकी दूसरी बेटी भी हमारे निशाने पर है। इसे काबू करके हमें बहुत जल्द हम तुम्हारी पोती को भी बाजियाब करवा लेंगे, मगर वो इसे कुछ कर न दे। हशमत राव तिलमिलाया, अरे नहीं करते, ये हमारा काम है कुछ करवाने का, इनका नहीं, इसलिए बेफिक्र हो। मगर आज तो हवेली में बड़ा खास दिन है ना, तो मैं तो कहती हूँ सिक्योरिटी बढ़ा दो सही, ये ना हो वो लोग फिर हमला करते। महारानी अपना आधा जला हुआ बद्धा चेहरा लिए मशवरा देने लगी। तुम लोग क्या समझते हो, नहीं बढ़ाई होगी? वो कल के बच्चे तो क्या इनके बाप दादा भी ये सिक्योरिटी तोड़ नहीं सकते। वह घमंडी लहजे में बोला था। फिर राजकी से चलता हवेली के अंदर आए खास मुलाजमा ने इसे होजरे में हाजन बेगम की बुलावे का पैगाम दिया था। वो जल्दी से होजरे की जानिब गया। वो डरी सहमी हाजनमा की गोद में सर्दी के लेटी हुई थी। 3 दिन हो गए तो बुखार में फंक रही थी, और ये इस खौफ का नतीजा था जो इसके ख्वाब से निकलकर इसके सामने चलाया था। खान शमशान खेल होजरे में दाखिल हुआ तो वो झटके से उठ बैठी और बिलक बिलक कर रोती। खान शमशान खेल इस्तकाया, बेड पर बैठकर इसे खुद से लगाया। मेरी बच्ची, कुछ नहीं हुआ, ना कुछ होगा, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा, हमें होजरे में नहीं रहना, कोई भीड़ से आ जाएगा, हमें हवेली में रहना है अम्मा के साथ। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें डर लगता है। ऐसे कैसे नहीं रहना, मैं कह रहा हूँ ना, कोई नहीं आएगा। और अगर नूर पाक बीबी डर गई तो लोग तुम्हारे तावीज़ात पर कैसे यकीन करेंगे? इसके बारे में हमने सुबह ही एक हदीस पढ़ी है कि ये नहीं करनी चाहिए, ऐसे ही थी आई थिंक, इनके बारे में थी, मतलब ना हदीस में वर्ड लिखे हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था इनके बारे में ही है ये तावीज़ के बारे में। और
80। वैसे भी पाक कलाम से शादी के बाद तुम हवेली या किसी घर में नहीं रह सकती। खान शमशान खेल बिगड़ गया था। भला होजड़े में रोज़ की बुनियाद पर जो लाखों रुपए का चढ़ावा हदिया मिलता था, इसे कैसे गंवा देते। अम्मा समझाए ना बाबा को, हमें बहुत डर लग रहा है। वो बहुत बुरी तरह सहमी हुई थी। कुछ नहीं होगा, तसल्ली रखो। खान शमशान खेल ने इसे तसल्लियाँ देनी चाहिए। आज खेल हवेली में एक खास दिन था। खान शमशान खेल की सालगिरह का दिन था। दरगाह में गैर मामूली हलचल सी थी। ये वक्त खान जावार खेल के नजर न्याज तकसीम करने का था। हर साल ही खान शमशान खेल में आज के दिन बड़े पैमाने पर नजर न्याज तकसीम की जाती थी। इसके अलावा हर रोज़ इन्हीं के चैनल के लोग नजर न्याज तकसीम करने खास खोसला अमल लाइव अपने चैनल पर दिखाते थे, जो पूरे मुल्क में मकबूल और मशहूर ज़बान से ध्यान था कि इस दरगाह पर इतना अता किया जाता है। अनाज का ट्रक दरगाह के अहाते में खड़ा था और खान जवार खेल अब ट्रक के पास घाट के बीचों बीच खड़ा कैमरे को अपनी पुरनूर मुस्कुराहट दे रहा था अपने तई। दरगाह में आज पूरे बलोचिस्तान से दूर दराज इलाकों वाले लोग चौक दर चौक यहाँ आने वाले थे और खूब गसमान कारण पढ़ने वाला था। ओके, ये पता नहीं क्या है, लेकिन कभी कभी वो हिब्बा फातिमा अपने नावल को खुद ही मतलब ना बना देती हैं फनी सा, थोड़ा सा अच्छा लगता है। जैसा कि इधर वो पुरनूर मुस्कुराहट दे रहा था लेकिन अपने थी, वो खुद कोशिश कर रहा था। इसलिए आज के दिन नूरपाक बीबी को खास पालकी में उठाकर खेल हवेली ले जाने वाला था। खेल हवेली में भी दावत खास होने वाली थी। काफ़ी गहमा गहमी थी। ऐसे में एक पठान अरशन बहुत ज़्यादा शोर मचाते हुए दरगाह में अपनी 2 बेगमात के साथ दाखिल हुआ था, जिन्होंने खुद को पूरी तरह शटलकॉक टोपी बुरखों में लिपेटा हुआ था। वो लोग दूर से आए थे तो इनके हाथ में बैग भी थे जिन्हें पूरी तसल्ली से चेक किया गया था। उन्होंने चेहरे ढांप रखे थे, मगर बहरहाल जनान खाने के ख्वाजा सारा गार्ड्स को तो चेहरे दिखाने ही थे ना। अलीज़ा ने सुकून से अपना बुरखा हटाकर अपना चेहरा दिखाया, जबकि फलजा ने स्किन मास्क पहनकर पूरी तरह अपनी शक्ल बदल ली थी। तभी इसने भी अपनी शक्ल दिखा दी। वो इत्मीनान से अंदर दाखिल हुए थे। अंदर जाकर वो लोग मेहमान सराय में गए थे। अलीज़ा ने अपने हुलिया बरकरार रखा, मगर फलजा ने के हाथ तेज़ी से चले थे। अपने चेहरे से वो मास्क हटाकर इसने अपनी ब्लैक पैंट शर्ट के ऊपर से तेज़ी से वो पठानी कॉस्ट्यूम उतार कर अलीज़ा को दिया और बैग में से वो सफ़ेद लिबास निकाल कर ज़िबेतन किया। वो मुकम्मल प्रैक्टिस करके आई थी, तभी वो हाथ तेज़ी से हिजाब बांध रहे थे। चेहरा मेकअप से पाक शफाफ था, लेकिन अलीज़ा ने थोड़ा सा रद्दोबदल किया था जब वो बिल्कुल किसी की डुप्लीकेट लग रही थी। बैग में से तस्बीह निकालो, फलजा ने तेज़ी से कहा। कुछ ही देर में नूरपाक बीबी बिल्कुल तैयार थी। वो अपने टैब में देखती इन्हें खुफिया राहदीदियों से हिजरे तक पहुंची थी, जहां से किसी की निगाहों में आए बगैर अर्शन अंदर गया था। वो अब हुजरे के बाहर इत्मीनान से धीमे कदमों से चलती हुजरे के दरवाजे तक आई और वहीं खड़ी हो गई। तभी कदमों की आहट आई। इसकी खास खात्मा थी। नूरपाक बीबी जी, आप तैयार हैं? इसने आकर फलजा की चादर चुमी। फलजा ने हैरत से फैली आंखों से इस चाहल को देखा। कुछ भी चाहल कहीं की। वो दिल में झुंझलाई। जी तैयार हूँ, चलिए, वो धीमे से बोली थी। इसे ज़्यादा बोलने की गलती नहीं करनी थी कि आवाज़ से पकड़े जाने का खदशा लायक था। वो खात्मा के साथ चलती इत्मीनान से बाहर निकल गई थी। दरगाह के हाथे में मर्दों के साइड पर नाजो न्याज तकसीम की जा रही थी। अजीब तूफान बदतमीजी चल रही थी। आटा दाल चावल की बोरियां लोग चिपट चिपट कर हासिल करते एक दूसरे से सबकत ले जाना चाहते थे। ऐसे में नाच के ट्रक से उतरकर माहर खान, निशान और जबरान इत्मीनान से दरगाह में दाखिल हुए थे। दरगाह के खुफिया रास्तों से इनकी मंजिल खेल हवेली थी। वो आर्म्ड गार्ड्स के यूनिफॉर्म में थे, जो यहाँ के गार्ड्स की थी। इधर एक एक बंदे पर कड़ी निगाह रखी जा रही थी। हवेली में भी इंडिया से खास मेहमान पहुंच चुके थे। वो अपने होटल में कब से बिल्कुल तैयार बैठी थी। अजीब बात तो ये थी कि इसकी खास मसले इसे तो यहाँ होटल में थी, इसके साथ होती इसे बुलाने अब तक नहीं आई थी। और अब तो काफ़ी देर हो चुकी थी। दिल बेचैन सा था। ख्वाब की नोयत भी बदल गई थी। अब वो दहशतनाक आंखें ख्वाब में बहुत करीब आकर डराती थी। जब से वो दहशतगर्द इतने करीब आकर गया था, वो चैन का सांस नहीं ले पाई थी। खात्मा क्यों नहीं आई अभी तक? हो सकता है इन्हें कोई काम हुआ। आज हंगामा आराई भी तो इतनी ज़्यादा होने वाली है कि किसी को फुर्सत नहीं मिलनी। हम खुद ही चले जाते हैं। वो झुंझलाई और होजड़े से खुद ही बाहर निकली। वो पैरों तक सफ़ेद फ्राक, सफ़ेद चादर के ऊपर हिजाब पहने धीमे कदमों से चलती होजड़े से बाहर निकली थी, जब पिछली किसी रफ्तार से इसके मुंह पर हाथ रखे इसे दबोच कर पिलर के पीछे ले जाया गया। अर्शद ने एक मुठ पर फिर इसे बेहोश किया था। बाहों में उठा खुफिया रास्तों से मेहमान सराय से लेकर आया, जहां अलीज़ा पहले ही इन लोगों की मुंतज़िर थी। मुझे इसका लिबास तब्दील करना होगा, अलीज़ा ने कहा। अर्शद ने दरवाजे की जानिब चेहरा घुमा लिया। अलीज़ा ने इसका हिजाब रिमूव किया, फिर लिबास तब्दील करके वो कॉस्ट्यूम पहना दिया जो फलजा पहन कर आई थी। वही शटल कॉक बुरका पहनकर इसे मुकम्मल तौर पर ढांप दिया गया। डन। अलीज़ा ने ओके का सिग्नल दिया। अर्शद ने इस बात में सर हिलाकर दोबारा से इसे थामा। दिल कानों में बज रहा था। मंजिल करीब थी। वो अपनी ज़िंदगी को इस अकूबत खाने से निकालने ही वाला था। अपनी गलती की अब गलती की ज़रा बराबर भी गुंजाइश ना थी।
ऐसी सिचुएशन बहुत खतरनाक होती है, दिल की धड़कन ऐसी होती है जैसे कानों में दिल रख दिया हो और वो वहाँ पे धड़क रहा हो। अर्शनी से थाम कर बाहर लाया, तब बाहर नाच लेने वाली खवातीन में घुसकर लीजे ने खतून को जानबूझकर धक्का दे दिया। फिर क्या था, एक हंगामा था जो वहां मच गया था। लीजे ने खवातीन के बीच में फंस जाती जब इसे किसी ने बाजू से दबोचकर इसे भीड़ से बाहर निकाला। खिजर जो कि एक देहाती के गेटअप में था, इसे खींचकर बाहर निकलता फिर भीड़ में गायब हो गया। खोचे हमारी जोरों को लग गई। अब हमें नहीं पता ये खोचे कौन सा वर्ड है, क्योंकि ये पंजाबी नहीं हो सकती। हमें पंजाबी अच्छे से आती है, ये पंजाबी नहीं हो सकती। ये कौन सा वर्ड है? अगर कोई दूसरी मतलब कोई दूसरी ज़ुबान का है तो हमें लास्ट में बताएं, ठीक है। लेकिन ये पंजाबी नहीं है। ये तो बेहोश हो गया है, अब हम क्या करेंगी? ओके, ये आई थिंक पठानों की लैंग्वेज है, वही कहते होते हैं अब हम क्या करेंगी। अर्शन की दहाइयाँ आसमान छूने लगी। गार्ड्स उनके पास जमा होने लगे। वो अपनी बेहोश चोरू को लेकर ज़मीन पर बैठा शोर मचा रहा था। माड़ा निकले यहाँ से, नूरपाक बीबी की दुआ ले ली, हमारे लिए वही बहुत है। अम्मा नाज वाज कुछ नहीं चाहिए। चलिए सरताज जी, हम चलता है इधर से। और ये पता नहीं कौन सी बाजी है, क्या नाम रखा है तो समझ नहीं आ रही, इतना ऑकवर्ड सा फील हो रहा है। वैसे हमें ये लैंग्वेज बहुत पसंद है। अब्बा जी को गोद में उठा लो। अलीजा ने भी शोर में चाहा तो बेरशनी से बाजू में उठाया और वो लोग बाहर की जाने जाने लगे। रुको, गार्ड्स के आवाज़ पर इन्हें रुकना पड़ा। अपनी शक्लें दिखाओ। वो गार्ड्स भी अपनी हट के पक्के थे शायद। ओ खोचे, अब मर्द लोगों को अपनी जोरों की शक्ल बिल्कुल नहीं दिखाएगा, नहीं तो इधर खून हो जाएगा, खून। अर्शन घुराया। ओके जी, हमें लग रहा है हमने सही पढ़ा। कितना क्यूट पढ़ा है हमने वैसे, अपने मुंह में मिठू नहीं बनते हैं वाह। तब अलीज़े और दिया की शक्लें देखने को ख्वाजा ज़रा गार्ड्स को बुलाया गया। इनकी शक्लें इस ख्वाजा ज़रा नहीं देखी जिसने दाखिल होते वक्त देखी थी। अलीज़े ने इत्मीनान से अपनी शक्ल दिखाई और दिया को चेहरे पर सर छुकर के इसने वही मास्क सेट कर दिया था जो फिल्जा ने पहन रखा था। अर्शनी से बाहों में उठाया दरगाह से बाहर निकलता चला गया। वो नज़ाकत से सरता पैर सफ़ेद रंग के लिबास में इस दलान में से चलती बाहर निकली थी जहाँ जगह जगह फेस स्कैनर्स लगे हुए थे। और अब दरगाह के फेस भी गलती पड़ा था हमने आई थिंक। और अब दरगाह के हाथे में खरामा चली आ रही थी। ख़वातीन इसकी चादर चूम रही थी। वो धीमे कदमों से चलती पालकी के करीब आकर खामोशी से पालकी में बैठती थी। दरगाह से पालकी आज के दिन खैर हवेली बड़ी कीमत से ले जाई जाती थी। खैर हवेली के जनान खाने में पालकी रखी गई जिसमें से वो निकलकर बाहर आई और अब अजनबी निगाहों से इन सब नमूनों को देख रही थी जो खास इंडिया से इससे दवाएं लेने और हदिया लाखों रुपए की मलकियत के सोने के जेवरात देने आए थे। नूरे माँ, अम्मा हाजन ने इसे ताज्जुब से देखा जिसने अब तक आके लबकर अम्मा हाजन को सीने से नहीं लगाया था। जी है, इसने कहा, अपने मरीदों को दुआ दो। अम्मा हाजन इसे टोकी। वो इत्मीनान से चलती सामने बड़े सोफे पर बैठ गई। अम्मा हाजन शदीद सी से देखेगी जिसने इसे अपने तख्त पर बैठना था जाकर। इसे प्यास महसूस हुई थी। इसने वहाँ खड़ी खादमा की जानिब इशारा किया। पानी लाओ, पिलाओ मुझे, वो बोली। अम्मा हाजन बेतहाशा चौंकी थी। इसी वक्त खान शमशान खेल वहीं दाखिल हुआ। अम्मा हाजन लपक कर इन तक पहुंची। साईं, ये हमारी नूरमान नहीं है साईं, अम्मा हाजन ने कपकपाते कहा। फाइनली फलजा के मुंह से बरामद हुआ। सुकून से उठकर खड़ी हुई। ड्रामे का ड्रॉप सीन तो हुआ, कम से कम इस तंबू नुमा आवाज से जान तो छूटेगी। ए लड़की कौन हो तुम? नूरपाक बीबी कहाँ है? खान शमशान खेल चलाया था। फलजा ने नफरत से इसको घूरा। गार्ड्स, वो चलाया गार्ड्स। ओके, चूंटियों की तरह कलबलाते इस लॉन्च में दाखिल हुए थे। पकड़ लो इस बहरूपियों को। खान शमशान खेल के चलाने पर फलजा इस्तजाया सी हंसती थी। गार्ड्स इसकी जानिब लपके थे। फलजा ने बिजली की सी तेजी से खुद से उतार कर अपनी सी तंबू नुमा चादर और हिजाब में इन गार्ड्स को उलझाया था। झटके से चादर को खींचा और गार्ड्स हवा में बल खाते बहुत दूर जाकर गिरे थे। वो अपनी तेजी और महारत से इनसे लड़ रही थी कि इंडिया से आए वो लोग भी इधर उधर भागने लगे थे क्योंकि गार्ड्स झटकों से इधर उधर पटके जा रहे थे। खान शमशान खेल की आंखें भी हैरत से फैल गई। शायद इस बार वो गलत जगह उलझ बैठा था। फिर हवेली में जोरदार धमाके गूंजे थे। धुएं के मरगोले थे। जब तक धुआं छटा, एग्जीक्यूशनर्स खेल हवेली की ईंट से ईंट बजाकर अपनी मानत लेकर इन्हें ठेंगा दिखाकर यहाँ से धूल उड़ाते जा चुके थे। वो लोग जो गार्ड्स की सूरत हवेली दाखिल हो चुके थे फलजा के इशारा करने का इंतजार करने लगे। जो ही फलजा ने अपनी वॉच में एक बटन प्रेस किया, माहिर खान के इशारे पर उन्होंने वहाँ छोटे मोटे धमाके किए थे। गार्ड्स को रस्ते से हटाया और फलजा को लेने अंदर तक चले आए थे। हवा में आंसू गैस छोड़ते वो फलजा को लिए बाहर निकले थे। गार्ड्स इनके ताक़ुब में रहे मगर वो लोग बाहर का सारा सिस्टम आर्यन और महावीर ने कंट्रोल कर रखा था। तभी वो इनकी बू सूंघने वाले कुत्तों को डॉज देखकर वहाँ से गायब हो चुके थे। फाइनली एक जंग फतह हो गई। वो एक क्रिटिकल मरीज़ की कामयाब सर्जरी करके अपने ग्लव्स रिमूव करता ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला था। अच्छा, कल कमेंट सेक्शन में किसी ने हमसे हालचाल पूछा था, हम वहाँ पे रिप्लाई नहीं दे पाए। हम सो सॉरी। वालेकुम अस्सलाम। हम बिल्कुल ठीक है और हमारी फैमिली भी बिल्कुल ठीक है। आप सुनाएं अपना।
और उसके साथ ही किसी ने कहा था जूता लेकर आओ मेरा। हमने कल की वीडियो में कहा था। गुस्सा ही बड़ा आ रहा था, बहुत डिसरिस्पेक्ट कर रहा था वो अपनी बीवी को। ये कोई मोहब्बत होती है? चंड मारे बंदा। डॉक्टर अनम इसके पीछे ही बाहर आई। डॉक्टर आप चेकअप किए रखना, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं अपने कैबिन में हूँ। अमन ने कहते अपने कैबिन की जानिब कदम बढ़ाए थे। वो देर तक इसके कदमों के निशान देखती रही। इस रात वो इसकी मोहब्बत, इसका इश्क देख चुकी थी, जैसे पहली मरतबा किसी के लिए माही बाप की तरह तड़पते देखा था। ना चाहते हुए भी इस कमज़ोर से वजूद के लिए इसके दिल में रिश्क और जेलसी के उबाल भी उठे थे। वह ऐसा करना कब चाहती थी, मगर मोहब्बत में खुद पर इख्तियार कब होता है। वो मुड़कर वापस ऑपरेशन थिएटर में गुम होगी। अमन अपने कैबिन में आया था। वर्षन के साथ ना होते हुए भी इसी के साथ था, मतलब इसी ने ही इनको मुकम्मल तौर पर फिर से गाइड किया था। अपने लैपटॉप पर विक्ट्री का साइन देखकर वो पुरसुकून हुआ था। अपनी चेयर से टेक लगाकर लैपटॉप की स्क्रीन अपार्टमेंट से कनेक्ट की। इस रात वो पूरी तरह भीग कर नीली पड़ गई थी। रंगीली ने तेज़ी से इसके कपड़े तब्दील किए थे, तब वो तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ था और इस रात बिला झिझक इसकी ट्रीटमेंट की थी। इसे इंजेक्शन लगाया और जब तक इसकी सांसें हमवार नहीं हुई, वो और रंगीली इसके पास रुके थे। वो इन 2-3 दिन में 3-4 मरतबा खुदकुशी की नाकाम कोशिश कर चुकी थी। वो वाकई अपने डर से फरार चाहती थी। दर्द रगों में खून बनकर बहने लगा था। वो दोनों ही तकलीफ में थे। ठीक है, साथ रहो मेरे, मगर एक सवाल, तुमको वहशत से हिफाजत की दुआ आती है? अब भी वो सरदोसपार चेहरा लिए अपने कमरे से इधर उधर देख कर निकली थी और रुखसीदा किचन की जानिब था। अमन ने अपनी घटपटियाँ सहलाई और रंगीली को फ़ोन मिलाया, जो कि पहली बेल पर रिसीव कर लिया गया। यस, वो किचन में जा रही है, जाकर देखो क्या करेगी, अमन ने अपने लब कुचलते कहा। ठीक है। रंगीली ने जल्दी से फ़ोन रखा और अपार्टमेंट की। वो किचन में दाखिल हुई तो अंदर जाकर सारे चूल्हे ऑन किए, मगर जलाए नहीं थे। अमन जान गया था वो क्या करना चाहती थी। रंगीली किचन में दाखिल हुई थी, चूल्हे बंद किए और इसे बाहर घसीटा। वो बिलक बिलक कर रोने लगी थी और एहतजाज कर रही थी कि इसे बाहर नहीं जाना है। अमन ने लाल अंगारा सुरख आंखों से यह नज़ारा देखा। अगर वो तकलीफ में थी तो अमन आर्यन पाशा कौन सा सुख में था। अभी तो खुद में हिम्मत मजतमा कर रहा था। अगर इसने अपनी ज़िंदगी को इसके डर का सामना करवाना था तो खुद भी तो ये टेयर लिखा हुआ है ऐसा आई थिंक करना था। खुद भी तो अपने डर का सामना करना था, मगर बस हो चुकी थी। तभी एक झटके से अपनी जगह से उठा था। तेशो इश्तियाल अंगेजी लिए इसका रुख सीधा अपने अपार्टमेंट की जानिब था। ओके जी गाइस, यहाँ पे पार्ट का एंड करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। और प्लीज़ आपको कमेंट में लिखने का मतलब क्या होता है, आप हमें याद करवा दिया करो। हमने कल ही कमेंट पढ़े और हमें तो याद आया, हमने तो पार्ट भी अपलोड करना था। प्लीज़ हमें मतलब याद करवा दिया करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग ना हर सुबह में याद करवाया करो कमेंट में, मतलब 1-2 कमेंट ही तो ड्रॉप करने होते हैं। फिर क्या हुआ, मतलब सुबह 10 बजे 11 बजे इतने बजे याद करवा दिया करो। शाम को 3 से 4 बजे के दरमियान हम वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे, ठीक है। इतने बजे हमें लास्ट में याद करवा दिया करें, 10 बजे 11 बजे, ठीक है। तो हम शाम तक वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे और ऐसा मुसलसल होता रहेगा फिर जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। ओके, और फिर अगली वीडियो में मिलते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें याद करवा दिया जाएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।